हाँ जी। क्या कर लिया तुमने? आ जाओ नजदीक, आ जाओ ना, आ जाओ नजदीक, आ जाओ। हम जॉइंट लायबिलिटी निपटा चुके हैं, पनिशमेंट निपटा चुकी है, पनिशमेंट में सारा हो गया, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का हो गया है, फ्रैक्शन हमने देख लिया है। हम्म, हाँ यही बची हुई बस है ना। अमाउंट ऑफ फाइन है सेक्शन 8, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। सीधी सिंपल सी बात है, जहां पर कोई भी सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन मेक्स इट नहीं होगी। ठीक हो गया, सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं हम, BNS की। ठीक है, चलो। जहां पर कोई भी सम नहीं बताया गया, कोई भी अमाउंट नहीं बताया गया है, टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, जिसमें फाइन एक्सटेंड हो सकता है, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड। ठीक है, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। सीधी सिंपल सी बात है, फाइन किसी भी रेंज का हो सकता है, बट किसी भी केस के अंदर वो एक्सेसिव नहीं जाएगा, अनरीजनेबल नहीं होगा। ठीक हो गया, चलो। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस, हर केस के अंदर जो भी ऑफेंस का है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट as well as fine in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment, कोई फर्क नहीं पड़ता with or without imprisonment में है कि नहीं। punishable with imprisonment of fine or with fine only in which the offender is sentenced to a fine। ठीक है जी, जिसमें imprisonment भी थी या फिर फाइन भी था, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइन लगाया। ठीक है, दोनों के दोनों केसेस आ गए इसके अंदर। It shall be competent to the court which sentence such offender to direct by the sentence that in default to payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, in which imprisonment shall be in excess of। बिल्कुल ठीक बात है जी, मान लो जितनी imprisonment लगाई है, imprisonment के बदले में जितना फाइन लगाया है, ठीक है जी, तो अब फाइन की नॉन पेमेंट के बदले में अगर फाइन पे नहीं करता है तो उसकी सजा जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसके लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर to be imprisonment in default to payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment। बट ये ध्यान रखना, 1/4 इससे ज्यादा की नहीं बढ़ेगी। लेट से अगर 20 साल की किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हो गई है, उसको फाइन भी लग गया, लेट से फाइन पे नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, यानी कि 5 साल से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अब ये कैसे पता लगेगा कि क्या बोलते हैं कि लाइफ इंप्रिजनमेंट कितनी है, वो फ्रैक्शन के हिसाब से पता चल जाएगी। The imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service, और को ये default in community service को underline करना, may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence। ठीक है जी, कोई भी किसी भी डिस्क्रिप्शन की सजा हो सकती है। यदि offence is punishable with fine or community service, the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service shall be simple। सिंपल को जरा बॉक्स कर लेना। मान लो अगर सजा ही क्या है, फाइन की ही सजा है बस, या फिर कम्युनिटी सर्विस की ही सजा है, ठीक है ना। मान लो इसमें यदि फाइन लग जाता है और उसमें यदि डिफॉल्ट हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, कितनी सजा मिलेगी, जो भी सजा मिलेगी सिंपल सजा मिलेगी आपको, रिग्रेस नहीं मिलेगी आपको। ऊपर वाले में बाय डिफॉल्ट कोई भी किसी भी प्रकार की सजा हो सकती है, वो सिंपल भी हो सकती है, वो रिग्रेस भी हो सकती है। और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल नॉट एक्सीड, चलो जी, 2 months when the amount of fine does not exceed 5,000 रुपए। ठीक है जी, 4 महीने when the amount of fine does not exceed 10,000 रुपए। 1 साल किसी दूसरे केस में, यानी 10,000 रुपए से ज्यादा का फाइन है तो 1 साल तक की सजा है। 6A द इम्प्रिजमेंट विच इज इन केस लिखा हुआ है। हाँ, तो 10,000 से ऊपर, मतलब कि कोई भी केस हो इससे ज्यादा, 1 साल से ज्यादा नहीं। हाँ, कोई भी केस हो जिसके अंदर, हाँ जिसके अंदर फाइन का अमाउंट है वो 10,000 से ज्यादा है, किसी भी लेवल तक। The imprisonment which is imposed in default of payment of fine shall be terminate whenever the fine is either paid or levied by the process of law। सिंपल सी बात है। If before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment such portion, अब क्या है कि मान लो अगर सारा का सारा पे कर दोगे तो सारी की सारी वो एक्स्ट्रा सजा है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप प्रोपोर्शन में पे करते हो तो फिर प्रोपोर्शनली आपकी सजा इलस्ट्रेशन, चलो पढ़ लो।
ए इज सेंटेंस टू ए फाइन कितना 1,000 रुपए एंड टू 4 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, यहाँ पर यदि 750 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 1 month of the imprisonment, A will be discharged as soon as the first month has expired। ठीक है जी, 1,000 रुपए का था फाइन और कितनी 4 महीने तक की सजा थी। ठीक है जी, उसने क्या करा 750 रुपए पे कर दिए, तो 1 महीने के बाद उसको रिलीज कर दिया। हाँ, यदि 750 rupees be paid or levied at the time of the expiration of the first month or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged। बिल्कुल ठीक बात है जी। इफ 500 रुपीज ऑफ द फाइन, ये पूरा पूरा हिसाब बता रहे हो, अगर मान लो 500 रुपए पे कर दिए हैं तो 2 महीने के बाद छोड़ देंगे, अगर मान लो 250 रुपए पे कर दिए तो 3 महीने के बाद उसको छोड़ देंगे अकॉर्डिंगली। ये प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। 7. The fine or any part thereof which remains unpaid may be levied at any time within 6 years after the passing of the sentence। Yes, बिल्कुल सही बात है। And if under the sentence the offender be liable to be imprisoned for a longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of the period। बिल्कुल ठीक बात है। मान लो अगर सजा हुई है, जितने की भी सजा हुई है, वो सजा 6 साल से कम तक की है या फिर 6 साल तक के लिए है, तो कोई बात नहीं, 6 साल तक ये जो फाइन है उससे हम निकालते रहेंगे धीरे धीरे। मान लो अगर वो 6 साल से ज्यादा पीरियड के लिए अगर वो जेल के अंदर बंद है तो कोई बात नहीं, जब उसकी वो वाली टर्म, लेट से 20 साल मेरी आने वाला, तो 20 साल होने से पहले किसी भी वक्त जो है हम उससे फाइन उगवा लेंगे। हाँ, ये लास्ट लाइन जरूर याद रखना। एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी एनी ऑफ एनी पार्टी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लायबल फॉर हिज डेट्स। यस, फाइन अगर चुका दी है तो हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने उधार से मुक्ति मिल गई, नहीं, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, उसकी प्रॉपर्टी से देंगे, उसकी प्रॉपर्टी से जाएगा। सोलिटरी कन्फाइनमेंट 11 के अंदर है। Whenever any person is convicted of an offense for which under this Sanhita the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced not exceeding 3 महीने in the whole according to the following scale: a time not exceeding 1 महीना if the term of imprisonment shall not exceed 6 महीने, ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 महीने यदि वो टर्म होती है एक्सीड 6 महीने से बट तो 1 साल तक के लिए। ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शेल एक्सीड 1 ईयर। फिर इसके बाद लिमिट बता दी गई है। ठीक है जी, 14 दिन के लिए जाएगा, 14 दिन के लिए जाएगा तो एटलीस्ट 14 दिन का गैप रखेंगे, 7 दिन के लिए जाएगा तो एटलीस्ट 7 दिन का फिर गैप रखेंगे, इस हिसाब से सिस्टम है। 14 से मतलब ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। हाँ, एक साथ उसको 14 से ज्यादा के लिए नहीं। इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शेल इन नो केस एक्सीड 14 days at a time with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such period, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 महीने, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any of the month of the whole imprisonment awarded with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such period। सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है जी, अगर 3 महीने तक की जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट है तो कोई बात नहीं, 1 महीने तो 7 दिन से ज्यादा के लिए उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखेंगे। अगर 3 महीने से कम की है, ठीक है ना, तो 14 दिन के लिए उसको रखा जा सकता है। अगर 14 दिन के लिए रखोगे तो एटलीस्ट 14 दिन का गैप होना चाहिए नेक्स्ट सोलिटरी में। अगर 7 दिन के लिए आप सोलिटरी के अंदर रख रहे हो तो एटलीस्ट 7 दिन का जो है गैप होएगा उससे। 3 महीने से कम की सोलिटरी है तो 1 महीने में सिर्फ 7 ही दिन रख सकते हैं। अगर 3 महीने तक की है तो 7 दिन के लिए रखो, अगर 3 महीने से कम है तो फिर आप 7 दिन के लिए नहीं रखोगे। मतलब 7 भी नहीं, ये तो देखो ना, ये तो सिंपल ये बोला है कि भाई क्या बोलते हैं, सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो 3 महीने से ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है जी, और सोलिटरी कन्फाइनमेंट किन में होती है? कठोर कारावास वालों में होती है। ठीक है ना, और जनरली किन में? जो जिनकी सजा की अवधि ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसके पास बहुत समय है। ठीक हो गया। वो तो सिंपल इतना कह रहे हैं, मान लो अगर 1 महीने की ही इसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा है तो इसका मतलब ये है कि भाई इसकी जो सजा की अवधि है ना वो कम है, तो 1 महीने में 14 दिन रखेंगे तो ही जाके कंप्लीट होगी। ठीक है ना, और ध्यान रखना सर, ये तो ये कह रहे हैं कि मान लो अगर 14 दिन के लिए किसी को
सोलिटरी कंफाइनमेंट में रखोगे तो एटलीस्ट 14 दिन का गैप रखोगे। एटलीस्ट का मतलब ये कि कम से कम 14 दिन तो रहेगा। हो सकता है कि अगली सोलिटरी कंफाइनमेंट यानी अगला जो 14 दिन का जो पीरियड है ये 2 महीने के बाद है। ठीक है ना, बहुत कठोर हो जाता है आदमी, बिल्कुल पागल होने की तरफ बढ़ जाता है इसमें। एक दिन में हो जाता है मामला खत्म। ठीक हो गया ना, सिस्टम थोड़ा सा ऐसे ही चलता है इसका। आओ जी जनरल एक्सेप्शन पे आ गए। इस पे सर्च कर लें क्या अपन, है ना, डीएनएस सर्च कर लेते हैं, इस पे लगा देते हैं। डायरेक्ट मेरे मार्किंग है। डीएनएस 2023 पीडीएफ। उनके इलस्ट्रेशन थोड़े वो करवाया और भी साथ से उनके क्वेश्चन जैसे तो यहाँ से तो इलस्ट्रेशन में शुरू हो ही जाएगा। सर अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट भी होती है क्वेश्चन में हुआ। हाँ बिल्कुल। इस नेट के ईवाई को होगा जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होते हैं अटेम्प्ट टू थेफ्ट के तो उसमें। ये मतलब वही है, वो चोरी करके वो पकड़ा गया रास्ते में। अब क्या है कि अपने जुडिशरी में कैसे आते हैं कि एक आदमी ने चोरी की नियत से क्या डाला, पॉकेट में हाथ डाल दिया, ठीक है जी। अब वो पॉकेट में हाथ डाला तो एक गन आई उसके हाथ में, ठीक है जी। उसने क्या करा, अपना हाथ वापस निकालने के चक्कर में वो फायर कर दिया, टांग में गोली लग गई जिसकी पॉकेट में वो गन थी, ठीक है जी, और वो आदमी खत्म हो गया। कौन सा चार्ज लगेगा? अपने जुडिशरी में इस हिसाब से पूछते हैं, अटेम्प्ट टू थेफ्ट ओनली। ये कल्पेबल भी नहीं लगेगा। नहीं, वो इंटेंशन थी नहीं किसी प्रकार की, उसकी सोल इंटेंशन तो इतनी थी कि माल निकालना दोनों उसने। में इंटेंशन चाहिए, कल्पेबल में हाँ भी और मर्डर में। बिल्कुल दोनों में इसलिए। ये कल्पेबल वाला ना कई बार भूल जाता है, ये कोई इंटेंशन बात नहीं, चाहिए। अब निपटा लेंगे इसको। तो सबसे पहले देखनी होती है ना इंटेंशन, कोई मरा है या कुछ हुआ। हाँ अगर इंटेंशन नहीं है तो फिर जिस भी इंटेंशन से वो काम किया वो चार्ज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे थप्पड़ के केस हो गए। चलो जी, जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 14 से शुरू हो जाता है। हाँ ये ठीक है। हाँ, nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law। सीधी सिंपल सी बात है, एक आदमी अपने आप को प्रिज्यूम कर लेता है कि मैं तो भाई साहब इस कानून से बाध्य हूँ, मेरे को तो जो ऑर्डर आया है ना वो तो बजाना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, मान लो उससे इस समय, ठीक है ना, उससे कोई ऑफेंस हो जाता है तो जनरल एक्सेप्शन नंबर पहला मिल जाता है उसको। कहां से शुरू हो रहा है बीएनएस के अंदर? 14 से शुरू हो रहा है, ठीक है जी। चलो, ए एक सोल्जर है, फायर कर देता है भीड़ के ऊपर, किसे? ऑर्डर ऑफिस सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा, इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स। और उसके सुपीरियर ऑफिसर ने भी वो ऑर्डर किस लिए दिया? क्योंकि कमांड से ऑर्डर आया था। ठीक है जी। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ना इसकी क्रिमिनल के अंदर थोड़ा जो अपने केस लो ना उनको कम ही रखूंगा, इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट से इसी से बात बन जाएगी, क्योंकि नेट में तो कुछ ज्यादा है नहीं। केस लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आ रहे थे। चलो, ए एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीव, जेड को विश्वास कर लेता है ये तो वाई है और जेड को वाई समझ के गिरफ्तार कर लेता है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, उसको जनरल एक्सेप्शन मिल गया है सेक्शन 14 का। ठीक है जी। सेक्शन 15, nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which is in good faith he believes it to be given to him by law। yes, अगर जज साहब किसी को सजा दे दे, किसी को फांसी की सजा दे दे तो ध्यान रखना उसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं बना है। सेक्शन एक ही बताओ, जैसे इलस्ट्रेशन है, हाँ, तो ये इलस्ट्रेशन डाल कौन रहा है? ये मतलब पब्लिकेशन वाले डाल रहे हैं या लोग डाल रहा है? ये जो ऑफिशियल गजट छपा है ना ये उसी में ही है। उन्होंने इलस्ट्रेशन फाइल कर रखा है मतलब। यस, और ये इलस्ट्रेशन जब ये एक्ट आया होगा, ये एक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ होगा, उस समय ये इलस्ट्रेशन भी बताया होगा। क्योंकि मान लो जैसे ये बी वाले इलस्ट्रेशन था, तो गलती से उसको करना था एक और एस बी को कर दिया और उसको फिर जनरल इलस्ट्रेशन डाल दिया। क्योंकि जो ये सिर्फ अगर 14 की लैंग्वेज पढ़े तो मतलब डायरेक्टली तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ये इसका मतलब, लेकिन हम इसको यहाँ से देख सकते हैं। रिफ्लेक्ट तो हो रहा है डायरेक्टली, लेकिन क्या है बेसिकली इंटरप्रिटेशन का मतलब इशू जनरली इंटरप्रेट नहीं हो रहा। हाँ,
ठीक है ना, मतलब कि क्योंकि बिल्कुल हाँ यही हो इस हाँ, क्योंकि देखो पार्लियामेंट को भी पता है कि, तो हमको भी पता है कि मान लो कल को नए बच्चे आएंगे, ठीक है जी, वो भी लॉ पढ़ेंगे। अब वो लॉ पढ़ के कहीं गलत इंटरप्रेट ना कर ले, ठीक है ना, तो एक अपराधी का डाल दिया, एक सोल्जर का डाल दिया, एक पुलिस वाले का डाल दिया, तो इजी हो जाएगा कि हम तो यहाँ से, डायरेक्शन दे दी हाँ, हम तो एक पर्सन की बात कर रहे हैं, वो पर्सन कैन बी एनी। इसको साइड वाइड कर सकते हैं, कोई मानने कोई बोल दे कि नहीं बिल्कुल इसका भी बिल्कुल अरेस्ट बिल्कुल करना है साइड कर सकते हो। बेयर एक्ट का तो, इलीगल अरेस्ट हो गया। बेयर एक्ट में तो फुल स्टॉप भी है और कोमा भी है ना, डॉट भी लगी हुई, तो वो भी आप कोर्ट में एज एन अथॉरिटी पेश कर सकते हो। ठीक हो गया, आ जाओ 16। एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, यस, सीधा सिंपल कर लो। 16 के अंदर क्या किया है कि किसी जजमेंट को आधारभूत बनाकर उसके ऊपर क्रियान्वयन कर लिया गया है। जजमेंट में लिख दिया टू बी हैंग टिल डेथ, और कसाई ने क्या कर दिया, कसाई अपने बाड़े में गया और उसने ले जाके फांसी के फंदे के ऊपर मोम लगाना, उसको कसना शुरू कर दिया। ठीक है, मोम और शहद दोनों लगता है उसके ऊपर, ठीक है, ताकि बड़ी स्वीट मृत्यु हो। Nothing which is done in persuasion or which is warranted by the judge or order of a court, if done while such judgment or order remains in force, is an offence notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन था कि नहीं था, ठीक है ना। फर्क किस बात का पड़ेगा कि जो बंदा ये क्रियान्वयन कर रहा है, जिस जजमेंट के ऊपर वो भरोसा करके बैठा हुआ, वो अपने भरोसे पे पूरा पक्का है, वो गुड फेथ में काम कर रहा है। डन हो गया, आ गया जो 17। एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है जी, इसके अंदर वही अपना राम बहादुर थापा का केस आता है कि एक आदमी अपनी जान बचाने के चक्कर में एक भूत के ऊपर खुखरी से वार कर देता है। ठीक है जी, अब वो भूत जो है बेसिकली मेकअप करके एक आदमी खड़ा होता है जंगल के अंदर, ठीक है ना, चोरी करने के इरादे से, तो वो क्या है, वो चोर मर जाता है। ठीक है जी, तो अब इसके ऊपर क्या लगाएं, कुछ नहीं, इसको जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 17 के अंदर आ जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं है, विच इज डन बाय एनी पर्सन, जो किसी बंदे के द्वारा किया गया है, हु इज इन जस्टिफाइड बाय, जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक, और मिस्टेक होने के कारण, मिस्टेक किस चीज की, फैक्ट की मिस्टेक, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, क्यों, मिस्टेक ऑफ लॉ तो कुछ होता ही नहीं है। इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। ठीक है जी, यस, उसने क्या सोचा है कि मैं जस्टिफाइड हूँ, मैं तो अपनी जान बचा रहा हूँ, सीधी सिंपल सी बात है, मेरी जान बचाने के चक्कर में अगर वो मर गया तो कोई बात नहीं, मेरे को तो अपनी जान बचानी। A sees Z commit what appears to A to be a murder। ठीक है जी, क्या नजर आ रहा है कि मर्डर होते हुए नजर आ रहा है। ए इन एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ, गुड फेथ के अंदर ए क्या करता है, ऑफ द पावर विच द लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन ऑफ एप्रीहेंडिंग मर्डरर्स इन द फैक्ट, ए क्या करता है, जेड को एक मर्डरर सोच लेता है। ठीक है जी, और ए जो है उस जेड को पकड़ने के लिए जितनी भी उसके अंदर शक्ति है वो पूरी लगा देता है। क्यों, क्योंकि वो क्या समझता है कि लॉ ने उसको ये अथॉरिटी दी है कि कहीं भी वो मर्डर को देखे और अपराध होते हुए देखे तो उसको अपराध को होने से रोके। ठीक हो गया, चलो जी, और कहाँ गया, हाँ, in fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities। A has committed no offense, A ने कोई भी offense नहीं किया है, दो यद्यपि it may turn out that यह तो बात बाद में पता चली क्या कि that Z was acting in self defense, कि Z ने तो सारा सारा काम जो है सेल्फ डिफेंस में किया था, लेकिन ध्यान रखना कोई भी किसी भी प्रकार का ऑफेंस नहीं। ठीक हो गया, एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, यस, 18 साल का हो गया, अब एक्सीडेंट करेगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, अंडरलाइन करो, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, यस, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ना ही क्रिमिनल नॉलेज होनी चाहिए, इन डूइंग ऑफ दैट लॉफुल एक्ट, एक्ट कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, इन द लॉफुल मैनर, किस प्रकार से किया गया हो, लॉफुल मैनर में किया गया हो, बाय लॉफुल मीन्स, और किस तरीके से, लॉफुल मीन्स के द्वारा, एंड विद प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन, और कैसे प्रॉपर केयर और क्वेश्चन से किया गया हो। इलस्ट्रेशन, ए इज एट वर्क, अपने काम करने की जगह पर, विद ए हैचेट, एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, द हेड फ्लाइज, कुल्हाड़ी का जो मुंह होता है वो उड़कर, एंड किल्स ए मैन, और एक आदमी को मार देता है, हु इज स्टैंडिंग नियर बाय, जो कि नजदीक खड़ा हुआ था। यहाँ पर इफ यदि देर वॉज नो वॉन्ट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन, यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं बरती गई है ऑन द पार्ट ऑफ ए के पार्ट पर, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल, उसका जो भी एक्ट था वो एक्सक्यूजेबल हो जाएगा, एंड नॉट एन ऑफेंस, वो ऑफेंस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। 19 एन एक्ट टू लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड प्रिवेंट अदर हार्म, 18 के अंदर एक्सीडेंट हो गया, 19 के अंदर क्या है कि भाई एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट रोकने के लिए अगर छोटा एक्सीडेंट करना पड़े, ठीक है ना, छोटा नुकसान करना पड़े, ज्यादा नुकसान को करने से रोकने के लिए कोई बात नहीं, वो मतलब छोटा इसमें नुकसान हो जाए। एक्सीडेंट में बस थोड़ी सी इंटेंशन शामिल होगी। हाँ,
नथिंग इज एन ऑफेंस मियरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद नॉलेज, सिर्फ नॉलेज आई है क्या कि इट लाइकली टू कॉज हार्म, इससे हार्म हो सकता है, इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल, परंतु यह नुकसान बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया है, एंड इन गुड फेथ, और गुड फेथ में, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, किस लिए, ताकि प्रिवेंट किया जा सके या फिर अवॉइड किया जा सके, अदर हार्म, कोई दूसरा हार्म किसी बंदे पर या किसी प्रॉपर्टी। एक्सप्लेनेशन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इन सच ए केस, इस केस के अंदर, वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड, कि वो हार्म जो है प्रिवेंटेड किया जा सकता था या फिर अवॉइड किया जा सकता है, वाज ऑफ सच नेचर, वो इस प्रकार का था, एंड सो एमिनेंट, और वो इतना ज्यादा प्रखर और प्रमुख था, एज टू जस्टिफाई, ताकि जस्टिफाई किया जा सके या फिर एक्सक्यूज लिया जा सके, द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट, दूसरा नुकसान करने का रिस्क लिया जा सके, विद द नॉलेज दैट, यह जानकारी के साथ, दैट इट वाज लाइकली टू कॉज हार्म, क्योंकि यह जानकारी थी कि भैया अगर आप ये बड़ा नुकसान नहीं करोगे तो वो छोटा नुकसान तो कम से कम होगा, जानकारी थी, ठीक है ना। अब वो जानबूझ के उसके अंदर भिड़ा देता है, ठीक है जी, लेकिन ध्यान रखना उसकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। मान लो कोई बस में जा रहा है, इस तरफ बच्चे हैं, इस तरफ जो है, इस तरफ तो भाई साहब कितने 100-150 बच्चे खड़े हैं, बस है, सारे के सारे चपेट में आ सकते हैं, 100-150 बच्चे खत्म हो सकते हैं। उधर क्या है, दो बुजुर्ग हैं या दो आदमी खड़े हैं, या उधर कोई लड़का खड़ा है, व्हाट्सएवर कोई भी खड़ा है, वहां पे एक खड़ा है, बस वाले ने क्या करा भैया, तो मैं 150 मारू या फिर एक मारू, भाई एक का रिस्क लिया जा सकता है। हालांकि उसकी तो उस एक को भी मारने की इंटेंशन नहीं है, ध्यान रखना, क्रिमिनल इंटेंशन इधर भी नहीं है, अगर क्रिमिनल इंटेंशन प्रूव होगी तो इनको बचा लिया, चलो शाबाशी मिले ना मिले, लेकिन अगर उसको मार दिया और क्रिमिनल इंटेंशन प्रूव हो गई तो सजा जरूर मिलेगी, ठीक हो गया। ए, एक कप्तान है किसका, जहाज का, अचानक और बिना किसी फॉल्ट या नेग्लिजेंस के उसके पार्ट पर, वह अपने आप को पाता है इस पोजीशन के अंदर कि दैट बिफोर ही कैन स्टॉप हिज वेपल, के इससे पहले कि वो अपने जहाज को रोक सके, ही मस्ट इनवाइटेबली रन डाउन ए बोट, वो एक बोट है बी, उस बोट के ऊपर से अपना जहाज चढ़ा देगा, वो रोक नहीं सकता। और उस बोट पे कितने बंदे हैं, 20 या 30 पैसेंजर है उस बोर्ड के ऊपर, उस बोर्ड के ऊपर, ठीक है जी, अनलेस ही चेंजेस द कोर्स ऑफ हिज वेसल, जब तक कि वो अपना रास्ता ना बदलते उसका शिप का, एंड दैट बाय चेंजिंग हिज कोर्स, और अगर वो यदि अपनी शिप का रास्ता बदलता है, ही मस्ट इनकर रिस्क, तो अब रिस्क उठ जाता है, रनिंग डाउन ए बोट सी, तो फिर वो बोट सी के ऊपर से रन डाउन होके जाएगा, विद ओनली 2 पैसेंजर, उस सी बोट यानी दूसरी बोट के ऊपर कितने बंदे हैं, सिर्फ 2 पैसेंजर हैं उसके ऊपर, विच ही में पॉसिबली क्लियर, ठीक है जी, जो कि क्लियर है, हियर यहाँ पर, यदि ए अल्टर्स हिज कोर्स, यदि वो अल्टर कर लेता है यानी अपना रास्ता बदल लेता है बिना इंटेंशन के कि वो सी को रन डाउन करे, एंड इन गुड फेथ, और गुड फेथ में, फॉर द पर्पज, किस लिए, ताकि अपने जहाज के ऊपर सामान, माल और जान का नुकसान होने से बचाए, और उस वो जो बोट जा रही है जिसके ऊपर 30 बंदे बैठे हुए उनकी जान को भी बचा सके, ठीक है जी, avoiding the danger of the passenger in boat B, he is not guilty of an offense though he may run down the boat C, क्योंकि उसने सी या दूसरी जो बोट थी जिसके ऊपर सिर्फ 2 पैसेंजर बैठे हुए थे, वो उनके ऊपर से गाड़ी चला तो दी है, बोट चला तो दी है, ठीक है जी, लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 19 के जनरल एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा, परंतु लेकिन किंतु परंतु कप्तान की कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, हालांकि उसको जानकारी थी, इट वॉज लाइकली टू कोज द इफेक्ट, के ये दो बंदों की बोट के ऊपर चढ़ के जाएगा ये जहाज, इफ इट बी फाउंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट द डेंजर विच ही इंटेंडेड टू अवॉइड वाज सच एज टू एक्सक्यूज हिम इनकरिंग द रिस्क ऑफ रनिंग डाउन द बोट सी, ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं बनेगा। ए इन ग्रेट फायर, ए जो है बहुत बड़ी आग में फंस गया है, पुल्स डाउन हाउसेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लैग्रेशन फ्रॉम द स्प्रेडिंग, वो क्या करता है, एक झुग्गी बस्ती में दूसरे घरों को बचाने के लिए आसपास के घर तोड़ देता है। अब आग को जलने की, देखो कंक्रीट में तो आग जल नहीं सकती, पत्थर में तो आग जल नहीं सकती है ना, ही डज दिस विद द इंटेंशन इन गुड फेथ, उसने ऐसा क्यों किया, गुड फेथ में ऐसा कर दिया, किस लिए, टू सेव ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी, यहाँ पर यदि यह पाया गया कि हार्म जो है वो प्रिवेंटेड वाज सच ए नेचर एज टू एमिनेंट एज टू एक्सक्यूज एज एक्ट, ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। अब सीधी सिंपल सी बात है, जैसे झुग्गियों में आग लगती है तो ध्यान रखना, एक झोपड़ी में आग लग के बुझ जाएगी तो सारी की सारी झुग्गी जलेगी, तो उसने क्या करा, आसपास की सारी झुग्गियों को जमींदोज कर दिया और मिट्टी फेंक दी उसके ऊपर, ठीक है जी, बाकी सारी झुग्गी बच गई, इनाम मिलेगा उसको, शाबाशी मिलेगी। 20 एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, ठीक है जी, 7 साल से नीचे का बच्चा है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 साल तक और 7 साल से नीचे के बच्चे से कोई भी ऑफेंस हो जाएगा, ध्यान रखना ऑफेंस नहीं माना जाएगा, डोली इनके पैक्स हो बंदा।
21 एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 ईयर, और दूसरी तरफ ऐसा कैसा बच्चा है 7 साल से ऊपर है बट अंडर दी 12 साल ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, और साथ साथ में कैसा है इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का, लेट से 12 साल का है या 11 साल का है या 10 साल का है, 7 साल से ऊपर है, ठीक है जी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मैच्योर है, तो ध्यान रखना नहीं बचेगा, फायदा नहीं मिलेगा उसको। नथिंग इज, कोई भी ऑफेंस नहीं है विच इज डन बाय चाइल्ड, किसी बच्चे के द्वारा जो कि 7 साल से ऊपर है परंतु 12 साल से नीचे तक है, यानी 12 साल तक है, हु हैज नॉट अटेंड, जिसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है समझने की, टू जज या फिर जज करने की, द नेचर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस की, जो वो काम कर रहा है उसका नेचर क्या है, उसके कंडक्ट के, यानी उसका नतीजा क्या क्या निकलेगा जो वो काम कर रहा है, कोई बात नहीं, उसकी भी कोई गलती नहीं, बाई इस एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, 22 के अंदर कौन सा बंदा है, अनसाउंड माइंड का बंदा है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ठीक है जी। अगर कोई पागल है अपने आप को प्रूव कर दे कोर्ट के अंदर कि मैं तो पागल हूँ, ठीक है जी, ध्यान रखना उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। सर ये जो सेक्शन है कि सभी के पीछे मतलब लेजिस्लेशन का क्या मोटिव रहा होगा? 7 साल का बच्चा है, 7 साल 2 दिन का बच्चा भी नहीं कर पाएगा 7 साल का इंटेंशन पीरियड तो। हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म। तो लिए इनको टैक्स में फिर ये 12 तक सारे ही डाल देते देखो वही बात है ना, देखो अब मान लो छोटा बच्चा है वो तो बिना सोच के ही सारे के सारे काम करेगा, 12। ठीक है ना, लेट से अगर उससे किसी का वध हो जाए, ठीक है ना, तो देखो उसकी तो कोई गलती नहीं, वैसे भी चाहे कितनी कोशिश कर लो उसको पता ही नहीं उसने क्या किया, ठीक हो गया। और ये तो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई है, ठीक है, तभी से ही यही है, जो बच्चे होते हैं उनको इसी कारण तो भगवान का रूप बोलते हैं, क्योंकि जैसे बिल्कुल फेयर माइंड के या फिर बिल्कुल फेयर मन के होते हैं भगवान, ऐसे ही बच्चे भी होते हैं, उनके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं होती, डर ही सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, बट किसी के प्रति घृणा या इंटेंशन नहीं बना सकते इसको तो मैं मार दूंगा या खत्म कर दूंगा, तो उसको फिर सजा भी नहीं मिल सकती, ठीक है। अगर मान लो बच्चों को भी सजा होने लग जाएगी तो वो सोसाइटी खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। 23 एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कोज्ड अगेंस्ट हिज विल, यस। 22 के अंदर ध्यान रखना क्या है, पागल बंदा है, मैक्नॉटन रूल लगेगा इसके ऊपर, ठीक है जी। 23 के अंदर पागल बंदा नहीं है परंतु वो अपने होशो हवास को बैठा है, क्यों, किसी नशे पते के कारण। ध्यान रखना कोई भी सिचुएशन हो अगर नशा पता इच्छा के विरुद्ध दिया गया है उसको, ठीक है ना, तो ही उसको एक्सक्यूज मिलेगा। अगर इच्छा के विरुद्ध नशा नहीं किया किया है उसने, जबरदस्ती नहीं करी है, खुद नशा करा है, फिर तो वो कुछ भी कर ले वो लायबल हो जाएगा। 24 ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है जी। अब 24 के अंदर सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मान लो शराब पीने के बाद उसने ऐसा कांड कर दिया है, ऐसा ऑफेंस कर दिया है कि जिस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए इंटेंशन प्रूव करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, और वो एक्सक्यूज ले लेके भाई देखो मैं तो नशे में था, तो वो तो मैं इंटेंशन क्रिएट कर ही नहीं सकता था, तो फिर वहां पर भी यही सीन है कि आपको देखा जाएगा या उस बंदे को देखा जाएगा कि क्या वो नशा पता उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको दिया गया था, अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको वो नशा पता दिया गया था तो ही उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, अन्यथा उसकी लायबिलिटी तो बन चुकी है। मतलब अगर 24 में वो किडनैपिंग कर ले कुछ नहीं होगा उसका, वो तो किडनैपिंग का चार्ज लगेगा उसको। किडनैपिंग का तो लगेगा क्योंकि किडनैपिंग प्रूव करने के लिए तो इंटेंशन की आवश्यकता ही नहीं, वो ये जैसे मर्डर मुर्डर कर देगा ना, मर्डर रेप रेप में भी टेंशन चाहिए, उसमें भी कहीं लिखा था रेप इंटेंशन। इंटेंशन तो खैर नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो रेप का भी कैसे ही कर इंग्रेडिएंट पूरे देगा। हो गए वो तो हो गया। हाँ वो तो हो चुका, गद्दारी का हो गया, ठीक है ना, गद्दारी के में भी नहीं लिखा हुआ इंटेंशन कैसे, चाहे दारू पी के करे चाहे वो टिक्का लगा के गद्दारी करे, गद्दार तो गद्दारी कहलाएगा, ठीक हो गया। स्पेसिफिकली जैसे मर्डर वगैरह हो जाए उससे, ठीक हो गया ना, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, किसी को बहुत ज्यादा चोट कारित हो जाए, ठीक है ना, वहां पर इंटेंशन चाहिए, ठीक है ना, अब इंटेंशन वो डिफेंस लेने की कोशिश करता है, दारू और नशे का डिफेंस लेने की कोशिश करता है तो नहीं नहीं मिलेगा उसको, ठीक हो गया। चलो ये वाला तो 25, बहुत ट्राई करते हैं लोग। हाँ बहुत करते हैं। act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent, yes कोई ऐसा एक्ट कर दिया गया है कि जिससे मृत्यु और किसी को ज्यादा चोट लग सकती है परंतु वो वाला एक्ट बिना सॉरी कंसेंट के साथ किया गया, नॉलेज तो है कि चोट लग सकती है, ठीक है ना, जैसे कि दो आदमी मिलके जैसे मेड़े मुड़े, अब तो खैर नहीं लगते, पहले मेड़ों में क्या होता था दो आदमी एक दूसरे को बांध लेते थे चैन से, ठीक है जी, और एक दूसरे के ऊपर तलवारों से और बड़े बड़े हथियारों से उससे हमला करते थे, ठीक है जी। तो अब क्या है दोनों कंसेंट के साथ वो करते, आपने डब्ल्यू डब्ल्यू में भी देखा होगा डब्ल्यू एफ बोलते हैं अब शायद ही बोलते हैं, पहले हाँ डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर भी क्या होता है आपस में हाथ बांध लेते हैं, ठीक है ना, और
हाथों में वो हथियार पकड़ लेते हैं, उसके फर्श के ऊपर वो कीले बिछा देते हैं, शीशे के टुकड़े डाल देते हैं, ठीक है। अब दोनों को पता है, ठीक है ना, अब भैया चोट तो लगेगी, ठीक है जी। मान लो किसी को इतनी चोट लग जाए कि वो खत्म ही हो जाए, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, कोई भी WWE में जाता है या कोई भी इस तरीके की खेल खिलौने दिखाता है, ठीक है जी, तो वो कंसेंट देता है पहले, ठीक हो क्या। चलो जी। Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by। सीधा इलस्ट्रेशन के पैराग्राफ। ए और जेड एग्री हो जाते हैं फैंस एक दूसरे को बांधने के लिए विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर अदर्स अम्यूजमेंट, दूसरों को अम्यूज एंटरटेन करने के लिए। दिस एग्रीमेंट, ये है जो एग्रीमेंट है, इम्प्लाई करता है द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म। यस, दोनों बंदों ने कागज पे साइन करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, देख भाई तलवारबाजी का खेल दिखा रहे हैं, और वो भी आंखों पे पट्टी बांध के, तो कोई भी किसी प्रकार की चोट लग सकती है। इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग, इस ये बांधने और खेल दिखाने के चक्कर में, मे बी कोर्स विदाउट फॉल प्ले, ठीक है जी। बट ध्यान रखना फॉल प्ले नहीं होना चाहिए, विदाउट फॉल प्ले को अंडरलाइन कर लेना। एंड इफ यदि ए वाइल प्लेइंग फेयरली, जब वो फेयरली ही एक्ट कर रहा था, वो हर्ट कर देता है जेड को, ए हैड कमिटेड नो ऑफेंस, नहीं नहीं कोई ऑफेंस नहीं किया। 26, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्संस बेनिफिट। यस, सीधा सिंपल रजिस्ट्रेशन ही पढ़ देते हैं, ठीक है। ए एक सर्जन है, नोविंग दैट, वो जानता है कि पर्टिकुलर ऑपरेशन, कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन है, उससे डेथ कोज हो सकती है जेड की, ठीक है ना। लेकिन किंतु परंतु जेड किसी पेन से या किसी बीमारी से ग्रसित है और उसको ट्रीट करना जरूरी है। डॉक्टर जो है बिना इंटेंशन के कि मेरे को जी की मृत्यु कारित करनी है, डॉक्टर की इंटेंशन नहीं है ऐसा। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ, परंतु गुड फेथ है उसका, ठीक है ना, इंटेंशन कैसी है, गुड फेथ की इंटेंशन है, और जी के बेनिफिट के लिए वो क्या कर देता है, ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है जेड के ऊपर, जेड की कंसेंट लेकर, ठीक है जी। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, मान लो अगर जेड खत्म हो गया तो कोई ऑफेंस कोई नहीं। ऑफेंस नहीं, ठीक हो गया। सेक्शन 27, एक्ट डन इन गुड फेथ और बेनिफिट ऑफ ए चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और बाय कंसेंट ऑफ द गार्जियन। सीधा ये एक सेक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर इसकी लैंग्वेज से मिलते जुलते काफी सारे सेक्शंस आएंगे, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये पढ़ा देता हूँ बस। देखो, नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, विच इज डन गुड फेथ, कोई काम जो गुड फेथ में किया गया है बेनिफिट के लिए किसी बंदे की जिसकी एज जो है वो 12 साल से नीचे की है, या फिर कोई बंदा है जो अनसाउंड माइंड का है, या फिर और बाय कंसेंट, कंसेंट से ईदर एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड, किसकी, गार्जियन की या फिर किसी दूसरे बंदे की, हैविंग, जिसके पास लॉफुल चार्ज है उस बंदे का या उस बच्चे का, वो ऑफेंस नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, यदि कोई हार्म कोज हो जाता है, विच इट मे कोज, जो कि हो सकता था वो, और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कोज और नो बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कोज, और जो कोजर है उसको भी पता है कि ऐसा ऐसा नुकसान तो देखो हो सकता है, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, वो ऑफेंस नहीं बनेगा, प्रोवाइडेड दैट, परंतु दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड, यह एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं होगा कहाँ पर, जहां पर इंटेंशनली डेथ कोज कर दी गई है, या फिर और टू अटेम्प्टिंग टू कोज डेथ, या फिर अटेम्प्ट टू कोज डेथ कर दिया गया है। बी और कहानी मिलेगी, द डूइंग ऑफ एनीथिंग, कुछ ऐसा काम कर दिया गया है, विच द पर्सन डूइंग इट, जो बंदा काम कर रहा था, इट नोज टू बी लाइक टू कोज, हाँ डेथ के, इससे मृत्यु कारित हो सकती है, फॉर एनी पर्पज, या फिर किसी दूसरे पर्पज से, अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ। आपने वो काम किस लिए किया है, कोई भी दूसरा पर्पज हो सकता है, आपने उस बच्चे की या उस पागल आदमी की जान बचाने के लिए ऐसा काम नहीं किया है, आप एक तो कोई दूसरा काम कर रहे थे और आपको ये पता है कि भाई डेथ कोज हो सकती है उसके अंदर। और द कोजिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, ठीक है जी, ना ही क्योर करने के लिए, आप किसी ग्रीवियस या फिर इन्फर्मिटी को क्योर करने के लिए उसने, आपने उसके ऊपर ऐसा कोई काम किया। द वॉलंटरी कोजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, आपने जानबूझकर उसको ग्रीवियस हर्ट दे दिया है, और टू अटेम्प्टिंग टू कोज ग्रीवियस हर्ट, ठीक है जी, या फिर अटेम्प्ट कर दिया ग्रीवियस हर्ट देने का, अनलेस, जब तक कि इट बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट, या जब तक कि यह उसकी मृत्यु या किसी ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ना ऐसा आपने किया हो, और टू क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, ठीक है जी, या फिर आपने कोई ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी को क्योर करने के मकसद से ऐसा किया है, जैसे सीपीआर देते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे डॉक्टर को देखोगे ना, तो एक तो सीपीआर देने का तो मतलब ये होता है ऐसे हाथ कर लेते हैं मुंह में करके, छाती के ऊपर से जोर लगाते हैं, ताकि हवा थोड़ा सा, सांस अंदर बाहर जाए और थोड़ा सा रेस्पिरेशन शुरू हो जाए। कई बार क्या होता है, मान लो जब डॉक्टर थक जाता है तो वो इवन छाती में मुक्के भी मारते हैं, और लिटरली जोर जोर से मारते हैं, देखो ना, झटके भी मारते हैं बिजली के, ठीक है ना, ऐसे वो प्लेट्स होती है,
थच थच करके मारते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल आदमी को झटका मार दिया जाए तो ठीक है ना, काफी चोट लग जाएगी उसको, ठीक है ना। बट इंटेंशन कैसी है डॉक्टर की, गुड फेथ की इंटेंशन है। डी, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, ठीक है जी। अगर अबेटमेंट ऑफेंस हो गया है कोई बात नहीं, वहां पर भी एक्सक्यूज नहीं मिलेगा आपको। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए, गुड फेथ में, किस लिए, फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट, अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए। विदाउट हिज चाइल्ड कंसेंट, बिना उस बच्चे के कंसेंट के। हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन, अपने बेटे का ऑपरेशन करवा देता, पेट कटवा देता, किस लिए, स्टोन का ऑपरेशन करवाने के लिए। किसके द्वारा, बाय एक सर्जन के द्वारा, जिस सर्जन को भी नोविंगली पता है कि इट लाइकली दैट द ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड डेथ, कि इस ऑपरेशन से बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द चाइल्ड डेथ, परंतु इंटेंशन नहीं उस बच्चे की मृत्यु कारित करने का। ए इज विद इन दी एक्सेप्शन, ए जो है एक्सेप्शन में है। इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वॉज द क्योर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है जी, बिल्कुल क्योर करने के लिए ये था, ठीक है जी। चलो जी, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, यस। अगर मेरी कंसेंट के बिना कोई काम किया है तो ध्यान रखना वो मेरा काम नहीं है। ए कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट, ए कंसेंट को कंसेंट नहीं करेंगे, कहेंगे एज इट इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता, ठीक है जी। अगर वो कंसेंट ले ली गई है। ए, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन, यदि ये कंसेंट किसने दी है, एक ऐसे बंदे ने दी है जो अंडर फियर ऑफ इंजरी है या अंडर ए मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है। एंड यदि वह बंदा डूइंग द एक्ट नोज, जो काम कर रहा है उसको पता है, और हैज रीजन टू बिलीव दैट, या फिर उसको रीजन टू बिलीव है दैट कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन, कि ये जो कंसेंट आई है यह फियर और मिसकंसेप्शन से आई है। तो ध्यान रखना, देखो, जिसने कंसेंट ये जोर जबरदस्ती से ली है उसको भी नॉलेज है, या फिर जो कंसेंट दे रहा है बेसिकली वो दिखाई दे रहा है कि फियर में दिया, दोनों ही तरफ से वो नो कंसेंट माना जाएगा। बी, यदि कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट, यस बिल्कुल सही बात है जी। अनसाउंड माइंड का बंदा है, इंटॉक्सिकेटेड है, सही हो गया, तो उसकी कंसेंट भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। सी, अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर, जब तक कि कोई दूसरी चीज अपीयर ना हो जाए फ्रॉम द कंटेक्स्ट, इफ कंसेंट इज गिवन, यदि कंसेंट दे दी गई है बाय ए पर्सन, एक बंदे के द्वारा, हु इज अंडर 12 साल ऑफ एज, ठीक है जी, जो 12 साल से नीचे का है, तो उसकी कंसेंट भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ये 12 साल को अंडरलाइन करना। 29, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कोज्ड, यस, ये जो एक्सेप्शन बताया गया है 25, 26 और 27 में, ये एक्सटेंड नहीं होगा उन एक्ट के लिए जो अपने आप में ही ऑफेंस है। इलस्ट्रेशन समझ जाओगे, कोजिंग मिसकैरेज, बच्चा गिराना, या गर्भ, क्या बोलते थे, गर्भ, गर्भपात, यस, गर्भपात करना, ठीक है ना, ये क्या है, अपने आप में ही ऑफेंस है। causing miscarriage unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman is an offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offense by reason of such harm and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act, ठीक है ना। ये सीधी सिंपल सी बात है। 30 के ऊपर आ जाओ, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, ठीक है जी। एक सेकंड, चलो, सेक्शन 30, यहाँ से पलटना ही भूल जाता हूँ तो
यस, एक्टेड इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। देखो जी, ऊपर तो क्या था, बच्चे की कंसेंट के बिना, या फिर बच्चे कंसेंट नहीं ले रहे तो किसी कंसेंट ले ली, गार्जियन की कंसेंट ले ली, ठीक है जी। ध्यान रखो 30 के अंदर वो वाले काम है, आपने किसी की भी कंसेंट नहीं ली। एक डॉक्टर गया, रोड पर से जा रहा था, एक आदमी को अटैक आया हुआ था, ठीक है ना, डॉक्टर के पास क्योर रखा होता है, डॉक्टर को तरीका पता था बेसिकली, उसकी कौन सी नस दबानी है, उसको सीपीआर देना है, माउथ टू माउथ करना है, क्या जो भी है, डॉक्टर को पता है। डॉक्टर अब किसकी कंसल्ट ले, डॉक्टर गया वहां पे, ठीक है ना, और जो वो कर सकता था उसने वो किया। लेट्स से अगर वो आदमी खत्म हो गया, डॉक्टर की कोई, खैर डॉक्टर के इलस्ट्रेशन अब देने नहीं चाहिए, इनसेंसिटिव इलस्ट्रेशन है, भारत में तो उल्टा है। वो सकता ही है। अगर वो बच गया तो डॉक्टर बर्बाद कर देगा उसको पैसे मांग के। अब खत्म हो चुका है अभी ना, डॉक्टरी पेशा जो है वो पूरे तरीके से जलील हो चुका है। चलो सीधा, लैंग्वेज सेम है, जो बच्चे वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक है, कौन सा, बेसिकली सेक्शन 27 पढ़ा था, सेम टू सेम लैंग्वेज। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। जी इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स, ठीक है जी, जेड जो है वो घोड़े के ऊपर से गिर गया है, एंड इज इनसेंसिबल, और वो बेहोश हो गया है, इनसेंसिबल हो गया है। ए एक सर्जन है, वो पाता है जेड को रिक्वायर टू बी ट्रीटमेंट, के जी का थोड़ा सा इलाज किया जाए, फर्स्ट एड दिया जाए उसको। ए नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जी डेथ, ए की इंटेंशन नहीं है कि जी की हत्या कर दे, बट इन गुड फेथ, परंतु गुड फेथ में जी के बेनिफिट के लिए परफॉर्म कर देता है ट्रीपन, ट्रीपन मतलब उपचार को बोलते हैं बेसिकली, बिफोर जी रिकवर्स हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ, ठीक है जी। और जेड तो देखो अभी तक इनसेंसिबल ही है, ठीक हो गया ना, वो अभी तक इनसेंसिबल है, वो अपने होश में नहीं है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, यस। जेड इज कैरिड ऑफ बाय टाइगर, जेड को बाघ उठा कर ले गया है। ए फायर कर देता है टाइगर के ऊपर, जानते हुए कि भैया ये गोली जो है जेड को भी लग सकती है, बट उसकी इंटेंशन ये है कि जेड को वो गोली मारे। ए जो है गुड फेथ में गोली चला देता है, और वो गोली जो है जाके जेड को लग जाती है, ठीक है जी। और जेड से जिसको बहुत ही मरणासन घाव लग जाता है, मोर्टल मतलब गहरा जख्म लग जाता है उसको, ठीक है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया। ए एक सर्जन है, सी इज ए चाइल्ड, वो एक बच्चे को देखता है जो कि सफरिंग एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में वो तड़प रहा है, विच इज लाइकली टू प्रूव फैटल, जो कि बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, अनलेस एन ऑपरेशन बी इमीडिएटली परफॉर्म, लेकिन किंतु परंतु अगर एक ऑपरेशन जल्दी से परफॉर्म कर दिया जाएगा तो उसकी जान बचाई जा सकती है। देर इज नो टाइम टू अप्लाई टू द चाइल्ड गार्जियन, ठीक है जी, अब समय नहीं है कि बच्चे को गार्जियन को खोजा जाए। ए परफॉर्म द ऑपरेशन, ए जो फटाफट ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, इन स्पाइट ऑफ द एंटिटीज ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, एंटिटीज ही लिखा हुआ है, नया ही वर्ड आ गया तो। एंटिटीज ऑफ द चाइल्ड इंटेंडिंग इन गुड फेथ द चाइल्ड्स बेनिफिट, ए हैज कमिटेड, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। नंबर 4, इज ए ए इज इन अ हाउस विच इज ऑन फायर, ए जो है घर के अंदर है जिसके अंदर आग लग गई है, विद जी, और वो जेड के साथ है, जेड क्या है, जेड एक बच्चा है। पीपल बिलो, जो पीपल लोग नीचे जो खड़े हैं, होल्ड आउट ए ब्लैंकेट, वो एक ब्लैंकेट को पकड़े हुए हैं। ए ड्रॉप्स द चाइल्ड फ्रॉम द हाउस टॉप, ए क्या करता है, छत के ऊपर से बच्चे को नीचे डाल देता है, नोविंग इट टू बी लाइकली दैट, यह जानते हुए कि यह बच्चा जो है नीचे गिरकर मर भी सकता है, बट उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं है, फिर भी वो बच्चे को फेंक फेंक देता है गुड फेथ में, बच्चे के बेनिफिट के लिए। यहाँ पर यदि वह बच्चा नीचे गिरकर मर गया तो ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। एक्सप्लेनेशन, मियर पेक्यूनरी बेनिफिट, ठीक है ना, स्टार लगा लेना इस पे, कि सिर्फ पैसे का बेनिफिट वो बेनिफिट नहीं है इस सेक्शन के मीनिंग में, और किस सेक्शन में, सेक्शन 26-27 के मीनिंग। 31, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कोई भी कम्युनिकेशन जो गुड फेथ के अंदर बनाया गया है वो ऑफेंस नहीं होगा, बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, किस कारण से, क्योंकि कोई हार्म कोज हो गया है, टू द पर्सन, उस बंदे को जिसको यह कम्युनिकेशन, जिसको ये बात बताई गई है, इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है जी। एक डॉक्टर ने एक मरीज को क्योर कर दिया है, ठीक है जी, मरीज जो है 15-20 दिन के बाद जो है होश में आया है, ठीक है जी, डॉक्टर ने बोला मरीज को, अरे भैया तेरे को तो सांप ने काट लिया था, वो सांप के काटने के शौक से फिर दोबारा समझ जाता है, डॉक्टर ने कोई ऑफेंस नहीं। इलस्ट्रेशन में ये एक सर्जन है, गुड फेथ में कम्युनिकेट कर देता है पेशेंट को कि उसका ओपिनियन यह है कि वह नहीं बच सकता है, वह जिंदा नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। ये जो पेशेंट होता है उसको शौक लग जाता है डॉक्टर की बात सुनकर, वो वहीं पे मर जाता है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। दो, यद्यपि ही नो, हालांकि डॉक्टर को पता था कि ये कम्युनिकेशन जो है ना वो, यस, पेशेंट के लिए घातक हो सकता है। 32, एक्ट टू विच ए पर्सन कंपेल्ड बाय थ्रेट, कोई ऐसा एक्ट जिससे किसी भी बंदे को थ्रेट के द्वारा, धमकियों के द्वारा कंपेल किया गया है, ध्यान रखना, वो भी जनरल एक्सक्यूज के अंदर आ जाता है। एक्सेप्ट
मर्डर को छोड़कर, एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट को छोड़कर, मर्डर को बुक्स कर लेना, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट को छोड़कर, पनिशेबल विद डेथ। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं बनेगा विच इज डन बाय पर्सन, किसी बंदे के द्वारा जो कर दिया गया है, हु इज कंपेल्ड, जिसको कंपेल किया गया टू डू इट, वैसा करने के लिए, कैसे, बाय थ्रेट्स, धमकियों के द्वारा, विच इट एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जो उस समय जिस समय वो काम हो रहा था, रीजनेबली कोज दी एप्रीहेंशन, रीजनेबल एप्रीहेंशन कोज कर दी उस बंदे के माइंड में जिसको थ्रेट किया जा रहा है कि दैट इंस्टेंट डेथ, के भैया अगर मैं ये काम कर दूंगा तो ठीक है, वरना मेरे को तुरंत मार देगा वो सामने वाला, टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी ए कॉन्सिक्वेंस, यस, अगर मैंने एक डाकू का कोई वो आ गया है, ठीक है जी, उन्होंने बोला है कि ताला तोड़ दे, अगर मैं ताला नहीं तोड़ूंगा उनके कहे अनुसार तो वो मुझे गोली मार देंगे, ठीक है जी, उसने ताला तोड़ दिया है, कोई बात नहीं, कोई ऑफेंस नहीं है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, परंतु यह ध्यान रखना उसकी कोशिशें नहीं थी, जिस बंदे को थ्रेट के द्वारा कोई काम करवाया गया है उस बंदे ने ऐसी कोई कोशिशें नहीं की थी, या फ्रॉम ए रीजनेबल एप्रीहेंशन, या फिर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऐसी नहीं थी टू हार्म टू हिमसेल्फ, कि वो अपने आप पे हार्म पहुंचवाएगा, ठीक है जी, शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, प्लेस हिमसेल्फ इन द सिचुएशन बाय व्हिच ही बिकेम सब्जेक्ट टू सच कंस्ट्रेंट, यस, उसको खाम खा आगे आकर ऐसी सिचुएशन में खुद को नहीं फंसाना है कि वो थ्रेट मिले उसे, ठीक है जी। अब डाकू जा रहे हैं रोड से, ठीक है जी, अब सीधा सिंपल क्या है, वो बोलते हैं अरे यार हम तो वो तो ताला तोड़ने का तो सामान लेके नहीं आए, ठीक है जी, साइड में एक लोहार बैठा हुआ था, लोहार बोलता है मैं हूं ना, ठीक है जी, तो ध्यान रखना उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको कोई जरूरत नहीं थी ऐसा करने। एक्सप्लेनेशन, एक बंदा हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अपने प्रयासों से, और बाय रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बिटन, और सिर्फ इतनी धमकी की तरह को पीटेंगे, वो ज्वाइन कर देता है एक डाकुओं की गैंग को, जानते हुए उनका कैरेक्टर, इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, वो इस एक्सेप्शन में नहीं आएगा वो बंदा, on the ground of his having been compelled by his associates to do anything that it is an offense by law, yes, उसको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, स्टार लगा लेना एक्सप्लेनेशन पर पे। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, दैट पूछ लेते हैं, ए पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डेकोइट्स एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू डू एनीथिंग व्हिच इज एन ऑफेंस बाय लॉ, फॉर एग्जांपल ए स्मिथ, एक लोहार, कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स, उसको कंपेल किया, मजबूर किया कि जा तू अपने हथियार उठा, एंड टू फोर्स द डोर ऑफ द हाउस फॉर द डेकोइट्स, और जबरदस्ती जो है ना इसका ताला तोड़ दे, सामने दरवाजा दिखाई दे रहा है इसको खोल दे, किस लिए, ताकि डेकोइट टू एंटर इट, उसके अंदर घुस सके और प्लंडर इट, और तबाही मचा सके, is entitled to the benefit of this exception, yes, explanation 2 के अंदर बेनिफिट मिल रहा है, explanation A के अंदर बेनिफिट नहीं मिल रहा है। 33, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, डी मिनिमस नॉन पूरा फ्लैक्स, ठीक है जी, छोटा मोटा नुकसान, छोटे छोटे थप्पड़ चट्टू हुए, एक दूसरे को गाली देना, ये कोई हार्म नहीं है, ठीक है ना, कोर्ट इन विषय वस्तुओं का कोई भी किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लेगी। आओ जी 34 से शुरू हो जाता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं है जो किया गया है इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर, ठीक है जी। 35 में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ द प्रॉपर्टी, एवरी पर्सन हैज ए राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन, जो कि 37 में लिखी गई है, टू डिफेंड, तो अपने आप को डिफेंड करे, किस लिए, अपनी खुद की बॉडी को और दूसरों की बॉडी को, ठीक है जी, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, सारे ऑफेंसेस के अगेंस्ट में जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी को भी बचा सकता है, वेदर मूवेबल हो या इमूवेबल हो, खुद की प्रॉपर्टी हो या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी हो, किसी भी एक्ट के अगेंस्ट में बचा सकता है, इज एन ऑफेंस फेलिंग अंडर द पड़ोसी की डेफिनेशन ऑफ बता थेफ्ट। सकते हैं हाँ, दूसरे की भी लिखा है ना। सर, जैसे मान लो कि पड़ोस में कोई उसके ऐसा लग रहा है कि वो गुंडे टाइप हो, वो हाँ मारने बिल्कुल पीटने लगे बिल्कुल बिल्कुल पड़ोसियों को, बिल्कुल उनको बिल्कुल। बचा लिया, प्रॉपर्टी बचाने के लिए अगर आप ये डेथ पूछ गोज रहे कर हो, सकते हैं मतलब प्रॉपर्टी बचाने के लिए अगर आप ये कह रहे हो कि भी उनको बचाने के लिए उन चोरों डाकुओं के ऊपर हमला कर दिया, बिल्कुल कर सकता है, ऐसी तो बचेगी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो मतलब फिर डेथ गोज हो जाएगी, ये नेक्स्ट सेक्शन में आएगा, हाँ मतलब है ये भी। ठीक है ना। अब देखो उसके अंदर जो पुरानी अपनी आईपीसी थी उसके अंदर रॉबरी नहीं लिखा था, डेकोइटी नहीं लिखा था, ठीक है ना, और पता नहीं अजीब अजीब से लिखे होते, देखते हैं इसके अंदर कुछ ठीक कर दिया होगा, ठीक है ना। अब मान लो कोई ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी हो रहा है, सभी ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी के अंदर हत्या कारित करने के नहीं है, आपके पास लिखा, ये कहाँ कहाँ है ये आपको नीचे पता चलेगा। 36, चलो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यस, कोई पागल बंदा भी है तो उसके अगेंस्ट में भी जो ठीक बंदा है उसको पूरा अख्तियार है कि वो अपनी बॉडी को और अपनी प्रॉपर्टी को, दूसरे की बॉडी को और दूसरे की प्रॉपर्टी को बचा सके किसी पागल आदमी से भी। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। जेड एक बंदा है अनसाउंड माइंड का, अटेम्प्ट कर लेता है टू मारने के लिए किसको, ए को। जी जो है गिल्टी ऑफ ऑफेंस, जी के पास कोई भी, जी ने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि उसको तो पहले ही मिल गया एक्सेप्शन, कौन सा, अनसाउंड वाला कहाँ था, वो उसमें 22 में,
ठीक है ना, ध्यान रखना, याद कर लो, पागल हमेशा 22 का बंडल पीता है, 22 बीड़ी होती है, 36 में उसको डिफेंस वाले को मिल जाएगा, ठीक है ना, 36 में, हाँ, जिसके मतलब ऊपर, लड़ झगड़ के बैठ जाए किसी का कुछ नहीं। बिल्कुल, यस यस यस, हाँ, परंतु ए हैज द सेम राइट, ए के पास सेम राइट रहेगा प्राइवेट डिफेंस का, विच ही वुड हैव इफ, जो उसके पास अब होता है जेड यदि, वर्ड सेम है। जेड अगर समझदार हो तो। ए एंटर बाय नाइट, ए जो है रात के अंदर एक हाउस के अंदर घुसता है, विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर, जिसके अंदर वो लीगली एंटाइटल है अंदर घुसने के लिए। जेड गुड फेथ में क्या करता है, ए को हाउस ब्रेकर समझ लेता है और ए के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर जी अटैकिंग ए अंडर मिसकंसेप्शन कमिट्स नो ऑफेंस, जी ने भी कोई ऑफेंस नहीं किया है, परंतु ए हैज द सेम राइट, ए के पास तो सेम राइट रहेगा किसका, प्राइवेट डिफेंस का, अगेंस्ट जेड के, विच ही वुड हैव इफ जेड वर नॉट एक्टिंग अंडर द मिसकंसेप्शन। बिल्कुल, ए ने जो भी अगर लेट्स से उसको नुकसान कर दिया तो ध्यान रखना उसने भी कोई ऑफेंस नहीं किया। 37 एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो वाले एक्ट जिसके अगेंस्ट में कोई भी प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। अगेंस्ट एन एक्ट, किसी भी एक्ट के अगेंस्ट में, विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जिसके अंदर कोई भी एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं है या एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट नहीं है, यदि इफ डन, यदि वो कर दिया गया है या फिर अटेम्प्ट टू बी डन कर दिया गया है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो कि एक्टिंग इन गुड फेथ कर रहा है और अपने अंडर कलर ऑफ ऑफिस में कर रहा है, दो यद्यपि द एक्ट में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ। यस, ऐसा हो सकता है कि स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल लो नहीं किया है उस पुलिस वाले ने या फिर उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, परंतु किंतु परंतु लेकिन अगर आपको पता है कि वो कोई क्या है, पब्लिक सर्वेंट है और वो कोई काम कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है जी। अब जनरली आपने कई बार जैसे वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, ठीक है, जैसे पुलिस वालों को जनरली ये हैबिट होती है कि वो बात बात में करते हैं, पहले एक तो, थप्पड़ पहले मार हाँ, देते पहले तो टेक देते हैं, ठीक है ना, ये फिर दिक्कत भी हो जाती है। मैं आज सुबह वो देख रहा था सीआरपी, जैसे वो पश्चिम बंगाल के अंदर सीआरपीएफ घुसी हुई है, हैं। तो कोई वो, मुझे तो कोई पुलिस ऑफिसर ही लग रहा है क्योंकि आईपीएस की टोपी ऐसे टेढ़ी होती है, गोल होती है आईपीएस की टोपी, तो ऐसी टोपी पहन के खड़ा हुआ है और वो सीआरपीएफ का जवान है, उसकी तरफ व्यू कर रहा है वो, सीआरपीएफ का जवान उसको कॉलर से पकड़ता है, ठीक है जी, इतनी देर में तो सीआरपीएफ के 4-5 जवान उसको पीछे से 3-4 बार थपड़ा देते हैं, फिर वो आईपीएस वहां से चल निकल जाता है वहां से। ठीक है, तो अब क्या है, अगेन कलर ऑफिस ऑफिस के अंदर बात करेगा वो, ठीक है। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, भाई कौन है, भाई खाकी वर्दी वाला आ रहा है, तो खाकी वर्दी वाला आ रहा था भाई, झगड़ा हो रहा था, वहाँ खाकी वर्दी वाला भी खड़ा था, तो माइंड में हो जाएगा वो पुलिस भी आएगी। ठीक है, पुलिस के अगेंस्ट में कोई भी राइट ऑफ डिफेंस नहीं करना। ऐसा हाँ हो सकता है कि भाई वो पुलिस वाला जो एक्ट कर रहा है ना, ये स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ ना हो, ऐसा हो सकता और अनजस्टिफिएबल बाय लॉ एक्ट कर रहा होता है। है। अनजस्टिफाइबल बाय लॉ कर रहा है तो फिर आप अपनी जान बचाने के लिए काम कर सकते हो, लेकिन डेथ पोज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब वो कोई पुलिस वाला किसी का एनकाउंटर करे, वो पुलिस वाले का एनकाउंटर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वो तो ठीक है, रेप करने की कोशिश करे पुलिस की ड्रेस में है, जब अलग ही सीन है लेट तो से लेट हर से किसी में है लेट ये से अपने। लेट से अगर जी, हाँ बिल्कुल, अगर लेट से रेप कर रहा है, ध्यान रखना, ये जो काम कर रहा है, ठीक है ना, पब्लिक सर्वेंट एक्ट इन गुड फेथ में काम कर रहा है, ठीक है ना, एंड अंडर कलर ऑफ ऑफिस में काम कर रहा है, रेप जैसा कर्म जो है ना तो वो गुड बॉर्डर फेथ में में होता है ना ही कलर ऑफ ऑफिस में रहेगा, ठीक है ना, तो एज यूजुअल राइट रहेगा उसमें। हाँ बी, अगेंस्ट एनी एक्ट, किसी भी एक्ट के अगेंस्ट में विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ, जिसके अंदर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट नहीं है, इफ डन, यदि वो किया गया है या अटेम्प्ट टू बी डन किया गया है बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन से, जो कि गुड फेथ में है और अंडर कलर ऑफ ऑफिस के अंदर है, दो यद्यपि ये जो डायरेक्शन है मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है, अब क्या है, पुलिस वाला जो है किसी अपराधी को पकड़ने के लिए गया हुआ है, ठीक है जी, अब वो क्या है, किसी घर के अंदर घुस गया, घर में ताला लगा हुआ है, ठीक है जी, अब वो क्या करता है, पड़ोसी जो कि ऊपर छत पे सो रहा है, वो भी देख रहा होता है, तो वो बोलता है कि पुलिस वाला हूं मैं, ये इधर छत के ऊपर चढ़ा है, देख तेरा पड़ोसी में यहाँ नीचे बाहर ताला लगा हुआ है, ये ऊपर चढ़ा हुआ है, इसको पकड़। ये तो हाथ में हथियार लेके खड़ा हुआ, हाथ में हथियार लेके खड़ा हुआ है, ये ले बंदूक लेके, कर सकता है। कर सकता है ऐसे, ठीक है ना। चलो, सी इन केस इन विच देर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, यस, अगर आपके पास पब्लिक अथॉरिटी के पास जाने का और वहां से सहायता लेने का अख्तियार है, तब भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपने हाथ में नहीं लोगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू इन्फ्लिक्टिंग मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट, यस, ध्यान रखना, राइट टू डिफेंस के अंदर कभी भी ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ऐसे नहीं करना है कि भाई साहब हुआ क्या, एक आदमी हथियार लेके आपके सामने खड़ा है और वो आपको धमकी दे रहा है और आपकी तरफ चार्ज हो रहा है वो हथियार को उठाकर, आपने क्या करा, आप जैसे बहुत ट्रेंड कमांडो टाइप बंदे हो या फिर आप
पूरे ट्रेंड फाइटर हो, आपने क्या करा, पटाख से, ठीक है जी, उसका हाथ पकड़ा, ठीक है जी, उसके यहाँ कॉकपिट के नीचे दो मुक्के लगाए, यहाँ पे दो मुक्के लगाए, बंदा नॉकआउट, बस छोड़ दो उसको, ना भी बात हो, ठीक है ना, बस आपने उसको एक्स्ट्रा हाथ नहीं लगाना, ठीक हो गया, सिंपल, बस इतना एक्सप्लेनेशन में। एक बंदा इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच अ पब्लिक सर्वेंट। यस, ध्यान रखना, लेट से उसको पता ही ना है कि ये पुलिस वाला है, ठीक है, जैसे सिविल वर्दी में भी कई बार करने लग जाते हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी आप जो है उसके खिलाफ जो है राइट टू डिफेंस अपना कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एक पर्सन नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक बंदे को डिप्राइव नहीं किया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से अगेंस्ट किसी भी एक्ट के या फिर अटेम्प्टेड टू बी डन में बाय द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट, ठीक है जी, जो पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में किया गया है, अनलेस जब तक कि ही नोज, जब तक उसको पता ना हो, और हैज रीजन टू बिलीव, या फिर उसको विश्वास ना हो, ऐसा रीजन टू बिलीव ना हो दैट पर्सन डूइंग द एक्ट, कि ये जो बंदा एक्ट कर रहा है इज एक्टिंग सच बाय सच डायरेक्शन, वो उस डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है, और अनलेस सच पर्सन, और जब तक कि वो बंदा स्टेट्स द अथॉरिटी अंडर विच ही एक्ट्स, और इफ ही हैज अथॉरिटी इन राइटिंग अनलेस ही प्रोड्यूसेस सच अथॉरिटी इफ डिमांडेड। यस, सीधी सिंपल सी बात है, उसको बस ये पता है कि भैया ये पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी में काम कर रहा है, या फिर वो बोलता है कि अथॉरिटी दिखा दो, अथॉरिटी दिखा भी देता है, बस जैसे ही उसके पास अथॉरिटी का पता लगेगा उस बंदे को, तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना वहीं पे खो बैठेगा। 38, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन बॉडी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन। अब कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, ठीक है ना, एक्सटेंड हो जाएगा डेथ कोज करने तक। ए, सच एन असोल्ट, ऐसा असोल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल बी द अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस। असोल्ट, असोल्ट करना किसी को, सरेंडर कराने जैसा, कि भैया नहीं, ये हथियार डलवाएगा, असोल्ट करेगा और फिर तेरे को मार ही देगा, इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, उसकी तरफ भी फायर कर सकते हो, उसको भी शाम जो असोल्ट आपको क्रिएट कर रहा है उसमें आप उसकी मृत्यु भी कर सकते हो। Such assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will be the otherwise consequences. Yes, death का apprehension ना हो, grievous hurt का apprehension हो, तो भी मृत्यु कारित करी जा सकती है। An assault with the intention of committing rape. Yes, rape के situation में कोई भी हो, सीधी सिंपल पर्सन लिखा हुआ, बस ये ध्यान रखना, रेप करने वाला कोई भी हो, रेप इज अ रेप, पुलिस वाला भी अगर कर रहा है मार दो। एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, अननेचुरल लस्ट वाला भी है, रेप भी है और दूसरे कांड वाला भी। एन असोल्ट विद इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग एंड एबडक्शन, एबडक्शन और किडनैपिंग दोनों, कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि क्या एबडक्शन भी है क्या इसमें, तो एबडक्शन भी है इसके ऊपर, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना। एन असोल्ट विद इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person, कौन सा इंटेंशन है, wrongfully, गलत तरीके से किसी को बंद करके रखना, कैद कर लेना, अंडर सर्कमस्टांसेस, उन सर्कमस्टांसेस में विच में रीजनेबली कोज, जिसके अंदर रीजनेबली कोज होता है हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल बी अनेबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटी, कि भैया ऐसी जगह पे बंद कर देगा कि पब्लिक अथॉरिटी का रिकोर्स ही नहीं मिलेगा, या फिर रिलीज ही नहीं मिलेगा, फिर ठीक है ना, कोई बात नहीं, डेथ कोज हो जाएगी। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को अंडरलाइन करना, जैसे नॉर्मली पूछ लेते हैं कि भाई आप, आपको कोई रॉन्गफुल कन्फाइन कर रहा है, क्या आप उसकी मृत्यु कार्य कर सकते हो, क्योंकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बहुत ही मिसलेनियस ऑफेंस की तरह पड़ते हैं बच्चे, ठीक है, पर ध्यान रखना, कई बार इस सिचुएशन में मान लो अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपको जंगल के बीचों बीच कर दिया तो खत्म, वो चल नहीं पाएगा, कोई भी नहीं पहुंच पाएगा, कितना ही चलाते रहना। निकाल लो। यस, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, यस, एसिड का भी आ चुका है, और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड व्हिच मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन, बताओ, cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be a consequence of such act, ठीक है, देखो एसिड दो प्रकार से जो है, एसिड से दो प्रकार से किसी मनुष्य को मारा या उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, एक तो एसिड उसके ऊपर फेंक कर, या फिर एसिड उसको देख कर, एडमिनिस्टर कर दिया, सर्व कर दिया, उसने क्या करा, पी लिया, उसके अंदर एसिड था, अंदर जल जाता गया, ठीक है, यस, चाहे थ्रो किया हो एसिड या फिर एडमिनिस्टर करा हो एसिड, इन सिचुएशन, रास्ते में पकड़ लिया, ड्रिंक स्पाइक कर रखी थी। हाँ, लेट्स से जैसे ये शीशे के लट्टू होते हैं ना, लिटरली जो लाइट वाले जो लट्टू होते हैं उसके अंदर एसिड रखते होते हैं पुराने वाला, जो जैसे कमोड वगैरह, और वो एसिड का ऐसा होता है एक बूंद भी गिर जाए तो जब तक वो साफ नहीं हो जाता, एक भी एलिमेंट या फिर परमाणु एसिड का रह गया तो तब तक आपकी खाल को जलाता रहेगा, जब तक वो खुद नहीं जल जाएगा, एक बूंद गिर के आप उसको बस रोक दो वहीं पे तो खड्डा कर देगा वो, दो, एक 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 1.5 इंच अंदर घुस जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि हाथ पार कर ले,
ठीक होगा, बड़ा खतरनाक होता है, एसिड से किसी को मारा भी जा सकता है, ठीक है ना। ये जो अतीक अहमद मारा गया है, इसके ऊपर भी था। ये क्या करता था, एसिड के अंदर एसिड रखता था अपने पास, ठीक है जी, और जो भी इसका दुश्मन होता था उनको उस एसिड में डुबा देता था, कुछ भी नहीं मिलता था उसके दुश्मन को, कुछ भी नहीं मिलता। ये कौन सा शायद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है सबसे ज्यादा जो, ठीक है ना, जो किसी भी चीज को डिजोल्व कर देता है, और वो क्या बिल्कुल पानी के जैसा ही दिखता है वो, ठीक है। आखिर फ्यूम बड़ी खतरनाक होती है उसकी, बट वो क्या है, अगर आप दूर से देखोगे तो आपको पानी के जैसा ही दिखेगा, उसका बहुत बड़ा टैंक, ठीक है ना, बना के कितना ही बड़ा जानवर या मनुष्य ही बन क्यों ना हो, उसको गलाया जा सकता है। वो धुआं छोड़ेगा, बहुत जल्दी से उसको डिफॉर्म कर देगा, ठीक है जी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ठीक है जी। आदमी तो मेरे हिसाब से 2-3 घंटों में ही हवा हो जाएगा, भाप हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो केस भी पढ़ते हैं हम। जब अतीक अहमद का उसका जब, क्या कहना चाहिए, एनकाउंटर, एनकाउंटर तो नहीं कह सकते, हुरगति को प्राप्त हो गया, यही कहा जा सकता है। जब वो हुरगति को प्राप्त हुआ तो उस बिटवीन जो है बहुत सारे केमिकल के ड्रम जो उसके गोडाउन में थे, फिर क्या हुआ, उनको डिस्पोजल कर दिया गया उसका अच्छी, ठीक है जी, कितने ट्रक भर के जो उसके गोडाउन से निकाले गए थे, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। खैर उसका तो बहुत भयानक, वो तो पुलिस वालों को, सिर्फ एक पुलिस वाला तो सिर्फ इसलिए उसकी खाल उतरवा के उसको चौराहे के ऊपर टांग दिया था मार के, और उसकी गलती क्या थी, वो पुलिस वाला सिर्फ समन सर्व करने के लिए उसके घर के ऊपर चला गया, कोर्ट का समन सर्व करने के लिए। देखो कितने साल तक कोर्ट भी चुप रही उसमें। चलो 39, when such right extend to causing any harm other than death, yes, जो ऊपर जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसके अलावा यदि कोई ऑफेंस हो रहा है बॉडी का, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते। 40, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, 40 के अंदर सिर्फ इतना है कि कब तक आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ यूज कर सकते हो, या कब तक आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस नॉट टू कॉज डेथ अदरवाइज वाला यूज कर सकते हो, जब तक आपको थ्रेट रहता है, आपकी बॉडी को थ्रेट रहता है, ठीक है जी, तब तक के लिए। सीधा 41 पे आ जाओ, द राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो एक्सटेंड कर जाता है कि हाँ डेथ कोज करने पर, बट यहाँ पे कौन सा है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। ए रोबरी, अगर रोबर घुस गया, देखो डेकोइट नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। बी, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, अगर घर के अंदर कोई घुस गया है। सी, मिसचीफ बाय फायर, अंडरलाइन कर देना, और को सर्कल करके, या फिर एक्सप्लोजिव के थ्रू कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग टेंट और वेसल, विच बिल्डिंग, जो बिल्डिंग टेंट और वेसल यूज हो रहा है ह्यूमन आवास के जैसे, और एज ए प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर वो प्रॉपर्टी की कस्टडी के रूप में वो जगह यूज हो रही है, ठीक है जी, वहां पर कोई मिसचीफ बाय फायर, यस, यस, तो गोली मार सकते हो, यस, मिसचीफ बाय शरारत करना, ठीक है, लापरवाही से शरारत करना आग के जरिए। थेफ्ट, मिशीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर उन सर्कमस्टांसेस में, एज में जिससे रीजनेबली कोज हो रहा है एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ सच राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज्ड, यस। एक आदमी लेट्स से, मकान मालिक क्या है, वो चौथे फ्लोर पे या तीसरे फ्लोर पे रहता है, ठीक है जी, नीचे क्या है, नीचे प्रॉपर्टी आपने गोडाउन वगैरह बनाया, जैसे काठ मंडी होती है, नीचे सारा का सारा काठ ही रखा होता है। लेट्स से अगर वो नीचे आग लगेगी तो ऊपर भी मर जाएगा वो, कुछ नहीं है, सीधा दाएं दाएं, सिंपल हो गया। 42, अगर इनके अलावा कोई भी ऑफेंस है राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में, आप डेथ कोज नहीं कर सकते हो। ध्यान रखो डेकोइटी नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन आ जाता है 41 के अंदर, क्या डेकोइटी के खिलाफ आप यूज कर सकते हो, वाया इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। लेट्स से, हाँ लेट्स से अगर ये रोबरी जैसा ही होता है हाँ इसी की एग्रावेटेड फॉर्म है रोबरी की, ठीक है ना। लेकिन क्या है, पीटी के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना, तो उसके अंदर तो डायरेक्ट डायरेक्ट पूछेंगे, अगर मान लो मेंस में आएगा ना, तो मेंस के अंदर तो नेट के अंदर तो मेंस होता नहीं, मान लो जुडिशरी के अंदर ये सवाल आता है तो मेंस के अंदर लिखवाया जाता है क्या, कि अगर रोबरी में ही ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू वो कर रहे हैं, तो डेकोइटी में तो वो तो है ही है, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो तो मोस्ट एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रोबरी है। चलो जी 43, कमेंसमेंट और कंटिन्यूअस राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जब तक प्रॉपर्टी जो है उसके खिलाफ ऑफेंस की दशा बनी रहती है, तब तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। जैसे ही उस प्रॉपर्टी के खिलाफ जो है ऑफेंस की दशा खत्म हो जाती है, मूर्त ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाता है,
ठीक है जी, सिंपल है। 44 पे आ जाओ। इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट, क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू द इनोसेंट पर्सन। यस, ये बिल्कुल एमिनेंटली डेंजरस एक्ट के अंदर आ जाता है। हाँ, ठीक है, सिंपल इलस्ट्रेशन से देख सकते हैं हम उसको, वो इजी हो जाएगा। ए जो है, एक भीड़ के द्वारा अटैक कर दिया जाता है, जो उसका मर्डर करना चाहती है वो भीड़, वो और वो ए जो है वो ढंग से अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज ही नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके पास रिस्क ना हो कि वो किसी न किसी मूव में किसी न किसी बंदे को मार दे, या फिर भीड़ ही इतनी है वो किसी भी तरफ गोली चलाएगा, ठीक है ना, अपने को बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं गोली लगेगी। ठीक हो गया, तो कोई बात नहीं, अपने आप को बचाने के लिए वो मोम में किसी को मार भी सकता है। ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ यदि बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन, किसी बच्चे को भी यदि मार दिया तो भी कोई ऑफेंस नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, चलो। सर ये जब ये प्राइवेट डिफेंस था इसमें सब्जेक्ट, हाँ, डिफेंस था, देखें देखें कोई। डिबेटमेंट है। हाँ बिल्कुल, अबेटमेंट भी है, एक बार दोबारा से देख लेते हो। ये जनरल एक्सेप्शन नंबर 3। ठीक हो गया, इसके बाद फिर अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, ये तीनों आज ही निपटा लेते हैं अपन। ठीक है ना, जनरल एक्सेप्शन में क्या था, सारा ही पढ़ना था, अबेटमेंट में सारा नहीं पढ़ना आपने। चलो अबेटमेंट पे आ गए। अबेटमेंट का मतलब क्या, उश्केरणी करना, उकसाना, उत्कर्षण करना। एक बंदा अबेट करता है डूइंग ऑफ द थिंग, किसी थिंग को करके, जो कि हु, जिसके द्वारा इंस्टिगेट कर दिया आपने किसी बंदे को कोई काम करने के लिए, कोई चीज करने के लिए। बाय इंगेजमेंट, ठीक है ना, आप इंगेज हो गए हो किसी दूसरे बंदे के साथ, अदर पर्सन और पर्सन दूसरे बंदों के साथ, इन एनी कॉन्स्पिरेसी, किसी कॉन्स्पिरेसी में, फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग, वो वाला काम करने के लिए। इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस, यदि कोई इलीगल कोई एक्ट हो गया है या फिर कोई इलीगल ओमिशन हो गया है, घटना हो चुकी है, इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, इस कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, एंड इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट थिंग, या फिर उस काम को करने के लिए कोई भी एक्ट या फिर ओमिशन हो गया है, तो अबेटमेंट में आएगा। अगर कोई लेट्स से बैठ के कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं लेकिन कोई भी उसके ऊपर क्रियान्वयन नहीं किया होता, ध्यान रखना अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी नहीं। फिर सी, कैसे, इंटेंशनली एड्स, इंटेंशन के साथ मदद करके, बाय एनी एक्ट, किसी एक्ट को या इलीगल ओमिशन को, द डूइंग ऑफ दैट थिंग, उस चीज को होने के लिए, ठीक है जी, क्या कर दिया है, अबेटमेंट कर दिया है आपने। एक्सप्लेनेशन, एक बंदा हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, जो कि वो बाउंड है डिस्क्लोज करने के लिए, वॉलंटरली कोज कर देता है या फिर प्रोक्योर कर देता है, या फिर अटेम्प्ट टू कोज या फिर प्रोक्योर कर देता है उस चीज को टू बी डन होने के लिए, इज सेट टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। इलस्ट्रेशन देख लो, एक पब्लिक ऑफिसर है, वो अथोराइज्ड है वारंट के द्वारा फ्रॉम ए कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, टू एप्रीहेंड जेड, ये वो जेड को गिरफ्तार कर ले। बी जानता है इस फैक्ट को कि ए पुलिस ऑफिसर के पास वारंट है, किसको, जेड को अरेस्ट करने का, और वो बंदा बी जो है सी की तरफ इशारा करके बताता है कि ये है बंदा जेड, ठीक है ना, और जानबूझकर क्या करता है, सी को गिरफ्तार करवा देता है। पुलिस वाले को तो पता नहीं कि ये जेड नहीं है, पुलिस वाले ए को तो लगता है कि ये सी नहीं, ये जेड है, ठीक है ना। आप देखो क्या किया, इंटेंशनली कॉजेज ए टू एप्रीहेंड सी, ठीक है जी। यहाँ पर बी ने अबेट किया है, कैसे, बाय इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन के थ्रू, के एप्रीहेंशन हो सके किसकी, सी की। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, हुएवर, कोई भी, ईदर प्रायर टू, पहले, या एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एन एक्ट, किसी भी एक्ट के कमीशन के समय, डज एनीथिंग, कोई चीज करता है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट करने के लिए, कमीशन ऑफ द एक्ट के लिए, एंड देयर बाय, और उस तरीके से फैसिलिटेट, सुविधा प्रदान कर देता है, कमीशन यानी किसी भी अपराध को होने में, इज सेट टू एड द डूइंग ऑफ दैट थिंग, क्या कहा जाएगा कि उसने सहायता प्रदान करी है उस एक्ट को होने के लिए। ठीक हो गया जी, इलस्ट्रेशन देख लो जरा, बस इलस्ट्रेशन है ही नहीं। 46 अबेटर, अबेटमेंट जो अबेट का काम करता है वो अबेटर हो गया है। इलस्ट्रेशन देख लो, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि मर्डर कर दे सी का, बी रिफ्यूज कर देता है ऐसा करने से, बट ध्यान रखना है ए फिर भी गिल्टी हो जाएगा बी को अबेट करने के लिए, बी का मर्डर अबेट होने इस करने केस के में लिए। एफआईआर कौन करेगा? बेसिकली क्या है, अगर एफआईआर करना चाहो तो एफआईआर हो सकती है इसके अंदर,
हाँ, मैं जैसे जाके कह दूँ कि फलाना फलाना है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 10 दिन हो गए डंडा दे रखा है, उसने मार दिया, हाँ काम कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल, वो रोज आ जाता है, इंस्टिगेट करता है। 46 के एफआईआर लिखा है बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल हो सकता है। अबेटमेंट चाहे सामने वाले ने काम किया हो ना किया हो, ठीक है जी, अबेटमेंट का काम यदि हो गया है तो डन। ये कमीशन जो है ना, पनिशमेंट कॉन्स्पिरेसी तो के दी थ्रू जो नहीं, अबेटमेंट हुई है, पनिशमेंट कैसे डिसाइड पनिशमेंट ये आगे लिखा हुआ उसके थ्रू डिसाइड होगी, ठीक है ना, ये तो कॉन्सिक्वेंस भी लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। हाँ, हम नेट में वो नहीं पढ़ेंगे, होगी? जैसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं ना, हम नेट में नहीं माइंड में पढ़ेंगे, सीधा आएगा कि 46 ठीक है को ना। बेटर से अब मिला देगा। सिंपल देखो, अब मैंने आपको क्या है, मैंने आपकी उसकी नहीं कर दी आपको कि यार ऐसा है यार, वो बड़ा परेशान कर रहा है, तू मेरा सच्चा दोस्त है ना, हम्म, ठीक है, देख दोस्ती का कर्ज निभा, तू यार ये ले पकड़ बंदूक और उसके माथे मार दे बस। तो उसको पता चल जाए वो भी कर सकता है, वो भी पर कर वो तो सकता है यार। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कर देगा फिर। नहीं, अबेटमेंट की हो जाएगी सीधा। देखो किस चीज की, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर, ठीक है। ठीक है ना, यानी आप भी एफआईआर कटवा सकते हो, कोई तीसरा बंदा है जिसके पास एविडेंस है वो भी कटवा सकता है, और जिसका मर्डर होने वाला है, वो भी कटवा सकता है, वो तो तो कटवा ही वही कह सकता है, रहा हूँ वो मैं, तो कटवा ही कटवा तो वो सकता किसके खिलाफ कटवाएगा, जी जो इवेंट हो रहा है, जो कर रहा है है जो किसी कर रहा है बंदे उसके को। खिलाफ, क्योंकि जिसको अबेट कर रहा था उसने मर्डर थोड़ा ना किया है। तो थ्रेट ऑफ लाइफ हो, वो क्यों? पुलिस के पास ही क्योंकि जाएगा ना। इलस्ट्रेशन में ही दूसरी लाइन आ गई फुल स्टॉप के बाद, बी रिफ्यूजेस टू डू सो। हम्म, मैं आपको गया, मैंने आपकी उसकी नहीं करी, आपने बोला ओ भाई यार ये जोड़े हाथ, यार ये तो रोज रोज ये बात मत कर, अगर तूने यही बात करी तो भाई यहाँ मत आया। सर बट ये ध्यान रखना, मैंने ऑफेंस जरूर कर दिया है, मर्डर के रिगार्डिंग है या किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग है ना किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग, ये, ठीक है। किडनैपिंग, हाँ, मान लो किडनैप। अगर कोई नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है तो देखो पुलिस फिर इतना संज्ञान नहीं लेगी उसका, अगर कोग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग अगर अबेटमेंट कर रहा हूँ तो यस पुलिस भी चौकन्नी हो जाएगी, ठीक होगा। बी, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो डी का मर्डर कर दे, बी इज परसुएंस टू इंस्टिगेशन स्टैब, चाकू मार देता है डी को, लेकिन किंतु परंतु डी रिकवर कर जाता है घाव से, ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेशन बी टू कमिट मर्डर, किंतु परंतु ध्यान रखना ए पर तो पूरा का पूरा अबेटमेंट ऑफ मर्डर का ही केस चलेगा उसके ऊपर, मर्डर हुआ नहीं है बट अबेटमेंट ऑफ मर्डर का चलेगा। Explanation number 3, it is not necessary that the person abetted should be capable by law of committing an offense। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस बंदे को अबेट किया जा रहा है कि वो शुड बी केपेबल, वो केपेबल होना चाहिए लॉ के द्वारा, ठीक है ना। यानी किसी छोटे बच्चे के थ्रू भी अपराध करवाने के लिए, मान लो अगर मैं किसी 7 साल के बच्चे को बोलूँ कि ये ले पटाखे वाली बंदूक है ये, ठीक है ना, वहां जाना, अंकल को बोलना अंकल स्माइल और बट से यहाँ पे लगाना, ऐसे पट कर देना, ठीक है ना, बड़ा मजा आएगा, इसमें से कलर निकलेगा, जैसे अनार होता है ना, लाइट लाइट वाला अनार होता है, ऐसे निकलेगा, बच्चे ने उसी के अंदर करवा दिया, बट ध्यान रखना मैंने अपार्टमेंट का काम पूरा कर दिया। और दैट, और यह भी कि ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन के, मान लो मैंने आपको यदि अबेट किया तो आपकी भी वही इंटेंशन हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं, या फिर आपकी भी वही सेम टू सेम नॉलेज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, एज दैट ऑफ द अबेटर और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, या फिर कोई गिल्टी इंटेंशन नॉलेज हो भी, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इलस्ट्रेशन, ए विद द गिल्टी इंटेंशन अबेट करता है एक बच्चे को या फिर किसी ऐसे बंदे को जो कि अनसाउंड माइंड का है, टू कमिट एन एक्ट, कोई एक्ट करने के लिए, विच वुड बी एन ऑफेंस, जो कि ऑफेंस होता यदि कमिट करने वाला बंदा केपेबल बाय लॉ होता कमिट करने के लिए उसको, ठीक है जी। मान लो एक एक बंदूक चला दे एक छोटा बच्चा, क्या वो ऑफेंस हो जाएगा? अगर एक बंदूक बड़ा बच्चा चला, बच्चा नहीं बड़ा आदमी चला दे तो वो तो ऑफेंस बन जाएगा, ठीक है ना। एंड हैव द सेम इंटेंशन एज ए, हियर यहाँ पर ए वेदर द एक्ट बी कमिटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता वो वाला एक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ए गिल्टी हो जाएगा अबेटमेंट के लिए। बी, ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड, इंस्टिगेट करता है बी को जो कि एक बच्चा है 7 साल तक क्या, टू डू एन एक्ट विच कोजेज, कोई ऐसा काम करने के लिए जिससे जी की मृत्यु हो जाए, बी कॉन्सिक्वेंस में अबेटमेंट में, ठीक है ना, कोई काम कर देता है, ठीक है जी, एब्सेंस ऑफ ए में, उस समय जब ए एब्सेंट होता है, ए वहां पर नहीं होता, एंड देयर बाय उस तरीके से कोज करते कर देता है जेड की डेथ को। यहाँ पर दो, यद्यपि बी वॉज नॉट केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, ए इज लाइबल टू बी पनिश इन द सेम मैनर, उसी प्रकार से जैसे कि बी जो है केपेबल है वो काम करने के लिए। सी, इंस्टिगेटेड, ए इंस्टिगेट्स बी टू सेट फायर टू ए ड्वेलिंग हाउस, ठीक है, ए इंस्टिगेट करता है कि एक रिहायशी बिल्डिंग के अंदर बी जो है आग लगा दे, बी कॉन्सिक्वेंस अपनी पागलपन के चक्कर में, ठीक है ना, being capable of being incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is wrong or contrary to the law, आग लगा देता है उस घर के अंदर,
एक इंस्टिगेशन से, ठीक है जी। बी हैज कमिटेड नो ऑफेंस, बी ने देखो कोई ऑफेंस नहीं किया, परंतु ए गिल्टी हो जाएगा बैटिंग ऑफ ऑफेंस या सेटिंग फायर टू ए ड्वेलिंग हाउस एंड इज लायबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस के लिए, ठीक है जी। डी देख लो, ए इंटेंडिंग टू कोज ए थेफ्ट टू बी कमिटेड, एक इंटेंशन कितनी है कि भैया वो चोरी करवा रहा है और इंस्टिगेट कर देता है बी को कि वो प्रॉपर्टी उस घर में जाएगा, उस घर में बहुत सारा माल है, ठीक है ना, वो घर किसका है, जेड का है, ठीक है जी, और जा वो जेड के पोजीशन से ले आ चीज। ए इंड्यूस कर देता है बी को यह विश्वास करने के लिए कि वो वाली वस्तु उसकी है, ए की है, ठीक है ना, और बी यदि जेड से वो वस्तु छीन कर ए को देगा तो एक बड़ा ही पुण्य का काम करेगा। बी टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ जीज पोजेशन, बी जाता है जी के पास, वो वाली प्रॉपर्टी जी के पोजेशन से लेता है गुड फेथ में, ये जानकर कि ये तो मेरे दोस्त ए की है। बी एक्टिंग अंडर दिस मिसकंसेप्शन, बी मिसकंसेप्शन में काम कर रहा है, डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली, उसने डिसऑनेस्टली कोई भी चीज उससे नहीं ली है, देर बाय उसने कोई थेफ्ट का काम नहीं किया है, परंतु ए ने अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट का काम कर दिया है एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट, और सेम पनिशमेंट मिल जाएगी एज इफ, जैसे कि बी ने चोरी करी हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज एन ऑफेंस, यस बिल्कुल ठीक बात, इलस्ट्रेशन देख लो। ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो सी का मर्डर कर दे, बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट कर देता है क्या, अरे ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो सी को इंस्टिगेट करे कि ताकि सी जेड को मार दे, बी अकॉर्डिंगली जो है वो सी को अबेट करता है कि जा जेड को मार दे, एंड और सी जो है इस चक्कर में अबेट होकर, ठीक है ना, इंस्टिगेशन में कॉन्सिक्वेंस ऑफेंस कर देता हो, बी लायबल हो जाएगा पनिशमेंट फॉर हिज ऑफेंस विद द पनिशमेंट फॉर मर्डर एंड as A is instigated by B to commit the offense, A is also liable for the same punishment. ये और भी दोनों ही हो दोनों जाएंगे, liable हो जाएंगे। क्योंकि भी इतना समझदार था, उसने आगे बैठ कर यस, एक्सप्लेनेशन नंबर 5, यह जरूरी नहीं है कि वो जो कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ है अबेटमेंट के थ्रू बाय कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी में दैट द अबेटर शुड कंसर्ट के अबेटर ने खुद जो है कंसर्ट यानी एक मीटिंग वगैरह हेल्ड करी हो, खुद उनसे बात करी हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। विद द पर्सन हु कमिट्स इट, इट इज सफिशिएंट, यह सफिशिएंट है इफ ही इंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी, के वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो है, इन परसुएंस ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड, जिसके अंदर यह ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है जी, इतना काफी है। इलस्ट्रेशन, ए कंसर्ट विद बी ए प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड, ए जो है कंसर्ट करता है बी के साथ और प्लान बनाता है कि वो जेड को पॉइजन करेंगे। इट इज एग्रीड दैट, यह एग्री हुआ है कि ए जो है वो पॉइजन एक्वायर करेगा, उसको प्राप्त करेगा और बी को देगा। बी देन एक्सप्लेन टू प्लान टू सी, अब बी जो है प्लान किसको बताता है, सी को बताता है। सी कौन है, वो गोलियों में डील करता है, वो एक केमिस्ट है, और उससे ए जाकर जहर प्राप्त कर लेता है, बाद में बी को देता है, बी फिर आगे जो है जेड को खत्म कर देता है। ध्यान रखना, जितने भी ये इन्वॉल्व हुए हैं, हालांकि उन्होंने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी है, तो भी वो लायबल हो जाएगा। ठीक हो गया जी, चलो 47, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, सीधा इलस्ट्रेशन देख लो। ए जो कि इंडिया में इंस्टिगेट करता है बी को, बी कौन है, एक फॉरेनर है, कोई कंट्री है, कोई तीसरी एक्स कंट्री है कोई, टू कमिट ए मर्डर इन दैट कंट्री, के उस के अंदर एक बंदा मारना भी है, ठीक है, ए गिल्टी हो जाएगा अपने देश के अंदर, और बी तो मर्डर के लिए होगी। वो तो भैया। चलो भैया 48 भी देख लो, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, ठीक है ना, ये वाइस वर्सा है जो 47 में। 47 में तो जो बंदा अबेट कर रहा है वो इंडिया में है, 48 के अंदर जो बंदा अबेट कर रहा है वो इंडिया के बाहर है। ए इन कंट्री एक्स, ए कोई बंदा है जो कंट्री एक्स में बैठा है, इंडिया कंट्री नहीं हो, वो इंस्टिगेट करता है बी को टू कमिट ए मर्डर इन इंडिया, की इंडिया के अंदर एक मर्डर कर दे, ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है जी। 49, सिंपल, देखो सेम पनिशमेंट मिलती है, ध्यान रखना जनरली। Whoever abets any offense shall, if the act abated is committed, जो act abet हुआ है यदि वो commit हो गया in consequence of the abatement, abatement में, and no express provision is made, और यदि कोई भी express provision नहीं बना है इस संहिता के द्वारा, for the punishment of such abatement, इस abatement में, be punished with punishment provided for the offense, ठीक है जी, same punishment मिल जाएगी उसको। Explanation, an act or offense is said to be committed in consequence of abatement when it is committed in consequence of instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid or which constitute the abatement, कैसे ही हो, ठीक हो गया। जो हमने जो अबेटमेंट का जो सेक्शन था 45 में, उसमें ए बी सी लिखा हुआ था, ठीक है ना, कैसे ही हो गया वो।
चलो जी इलस्ट्रेशन देख लो। ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो झूठे एविडेंस दे दे। बी कॉन्सिक्वेंस परिणाम में क्या करता है, इंस्टिगेशन में कमिट कर देता है वो वाला ऑफेंस। ए इज गिल्टी फॉर कमिटिंग दैट ऑफेंस एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट जो बी को मिलेगी। ए और बी कॉन्स्पायर करते हैं कि वो पॉइजन कर देंगे जेड को। ए उसी के अनुसार, कॉन्स्पिरेसी के अनुसार प्रोक्योर प्राप्त कर लेता है जहर और डिलीवर कर देता है बी को, इन ऑर्डर दैट ही में बी एडमिनिस्टर, ताकि वो जहर जेड को दिया जा सके। बी इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एडमिनिस्टर कर देता है वह जहर किसको, जेड को, इन एक ही अनुपस्थिति में, एंड और उस प्रकार से मार देता है जी को। यहाँ पर बी गिल्टी हो जाएगा मर्डर का और ए जो है वो भी गिल्टी हो जाएगा अबैटमेंट ऑफ दिस ऑफेंस का, और सेम पनिशमेंट मिल जाएगी, यानी पनिशमेंट ऑफ मर्डर मिल जाएगी। ठीक है जी, छोड़ दो 50 को। सीधा 57 पे आ जाओ। abetting commission of offense by public or by person more than 10। ठीक है जी, 7 और 5 12 हो गए, more than 10 बंदे हो गए। ठीक है ना। ए अफिक्सेस इन ए पब्लिक प्लेस अ प्लकार्ड, एक वो बैनर लगा देता है पब्लिक प्लेस पे जिसके द्वारा इंस्टिगेट करता है, उकसाता है पूरे एक सेक्ट को, पूरे एक सेक्ट क्या कहूँ मतलब समुदाय को, कंसिस्टिंग फॉर ऑफ मोर देन 10 मेंबर्स, जिसके अंदर उस समुदाय में 2 से 10 से ज्यादा मेंबर हैं, कि वो एक जगह पर मिले आकर, एक समय पर मुझे से मिले, फॉर द पर्पज ऑफ अटैकिंग, और किस लिए, ताकि वो प्लान बना सके अटैक करने का दूसरे समुदाय के ऊपर, वाइल इंगेज इन ए प्रोसेशन, जो कि किसी प्रोसेशन के अंदर होंगे। ठीक है ना, कोई जुलूस वगैरह निकाल रहे होंगे। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, ध्यान रखना इलस्ट्रेशन बदल दिया है तो इसका आ सकता है। ये सेक्टेरियन जो कम्युनल जो ऑफेंसेस होते हैं, या फिर कम्युनल वॉर कह लो, हाँ सेक्टेरियन वॉर्स वगैरह कह लो, सिविल वॉर्स कह लो, उसके उसका स्पेसिफिक डाल दिया। अभी देख रहे हो ना, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, हर जगह लड़ाई, हर बूथ पे, हर बूथ पे लड़ाई है, और सीआरपीएफ जहाँ तो भैया तसल्ली से तोड़ रही है, हर बूथ पे। तसल्ली से तोड़ रही है सीआरपीएफ इस बार जो है। लेकिन फायदा नहीं है, 90% से ऊपर जा चुका है इस बार मतदान, इस बार तो बड़ा साफ है, बीजेपी बीजेपी क्लीन स्वीप जाएगी इस बार। सही है, ठीक कलकत्ता है, में ये भी तो ज्यादा अभी तक होगा। रुझान आ चुके हैं कि 90% प्लस जा रहा है मतदान, अभी तो और बढ़ेगा, 95 97 भी बढ़ गया तो मतलब। कलकत्ता घूमने लायक हो जाएगा। हाँ कलकत्ता में तो खैर अभी भी जा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे पेपर वगैरह होते हैं तो हम भी चले जाते हैं। बाकी के एरियाज तो ऐसे सिलीगुड़ी एरिया, कई जीरो एरियाज। सेफ्टी है वहाँ पे, कलकत्ता में सबसे अंडर सेफ्टी है। हाँ कई कलकत्ता में तो जगह फिर भी सेफ्टी नहीं सेफ्टी है। कलकत्ता के कई एरियाज वो तो टैबू हो चुके हैं, वो तो पूरे डूम्ड हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब साफ हो जाएगा। सबसे पहले देखो कितना बढ़िया है, सबसे पहले तो एनआरसी के अंदर ये बांग्लादेशी साफ करे, फिर अब ये जो बाकी बचे हुए टीम से गुंडे पुराने से केस खुल जाएंगे सारे। सब खुल जाएंगे। अब तो ये दीदी भी नहीं बचेगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है दीदी भाग जाएगी, दीदी अंडरग्राउंड। बांग्लादेश कहाँ बांग्लादेशी भी नहीं होगी, बांग्लादेशी इज एन एब्सोल्यूट हेट्रेड विद हिंदूज, ये यहाँ के इस देश के हिंदूज को समझ में नहीं आता। कुछ तो ठिकाना बना ही रखा हो उसने, बाहर या फिर अंदर। हाँ वो भागेगी, यहाँ रुकने वाली नहीं, क्योंकि इतनी हेट्रेड कमा ली उसने। अब जो लोकल आदमी इस देश का जो नागरिक है, जो इस देश से प्यार करता है, वो ममता दीदी के अगेंस्ट में ही है। चलो 58 कराना है या नहीं कराना है, नहीं 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 जाने दो, सीधा 61 पे आ जाओ। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे आ जाओ। पनिशमेंट तो नहीं पूछते ना, खैर अब तो हटा ही दी पनिशमेंट सारी। पनिशमेंट्स कम कुछ नहीं, कभी कभी कुछ लिखा था ज़्यादा नहीं, पर फिर वो अंदाजा भी हो जाता है कि कैसा ऑफेंस है, कितनी सजा हो सकती ठीक है, अगर पूछ रहे हैं तो मेनली मेनली देखो किडनैपिंग प्लस रैंसम की सजा पूछते हैं, और एक वो आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज जो है, अगर आप रोबरी कर रहे हो सड़क के किनारे, उसकी सजा पूछ लेते हैं। है। 10 साल हाँ ये जो कंसीलमेंट है, ये जो चोरी का माल डील करते हैं ना, ये छुपाते हैं चोरी का माल, उसकी सजा पूछ लेते हैं। सीबीटी सीएमपी में पूछ लेते हैं। एक आधी करा दो कोई बात नहीं, वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाली है ना, वो सारी कर लेंगे। 61 कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जब दो या दो से ज्यादा बंदे एग्री होते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को करने के लिए, या फिर इसको करवाने के लिए, टू बी डन। ठीक है जी, क्या कोई इलीगल एक्ट को करने के लिए, या फिर कोई एक्ट जो कि स्वयं में इलीगल नहीं है लेकिन उसको इलीगल साधनों के थ्रू कर यदि करवाया जाए, सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। वो जो डिजाइन बनाया है ना, कि काम तो बहुत अच्छा है लेकिन वो इलीगल तरीके से करवाना है, तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के टैग के अंदर आ जैसे जाएगा। मॉल बनवाना हो लेकिन दूसरे की जमीन घेर के।
हाँ बिल्कुल। एक भी करना और मॉल तो खैर ऐसा कुछ भी कुछ घर नहीं। बनवाना, जैसे कि मान लो हॉस्पिटल बनवाना है, लेकिन आधा जमीन हड़प के बनवाना जमीन है। हड़पनी है। अब जैसे मदरसे छाप देते हैं या मजार छाप देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को घेर के कर देते हैं। मतलब सब बहुत कई स्टेट कई स्टेट में हो गया, लेकिन ध्यान रखना पूरे देश में है। में, बिहार बंगाल जैसे में चलता है। ये जो नया जो वक़ा फैक्ट है उसके बाद तो परवन्नू में भी कब्जा हटा चुके हैं, बिल्कुल नया कब्जा। ठीक है ना, अब तो क्या है, अब तो पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं अभी ये लोग ना, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। अभी ये क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के जो लोग हैं ना, ये बहुत विजिलेंसी से बहुत अंदर जंगलों के अंदर घूम रहे हैं। लोकल जो वहाँ का आदमी है, और वो तभी रिपोर्ट वीडियो बनाते तभी रिपोर्ट कर देता है, वहाँ पे पुलिस जाती है और साफ कर देती है। हिमाचल प्रदेश का तो खैर बुरा बुरा हाल होना अभी तो, क्योंकि वहाँ पे तो गवर्नमेंट ही ऐसी जो सेकुलरली सिख है। चलो प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है कि नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, वो वाले एग्रीमेंट को छोड़कर जो किसी कमिटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए ही करे गए हैं, ठीक है ना, शेल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहेंगे अनलेस, जब तक कि कोई एक्ट ना हो जाए उस एग्रीमेंट के इतर, उस एग्रीमेंट के अलग, डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस। लेकिन उस एग्रीमेंट के थ्रू काम हुआ है, उस एग्रीमेंट को जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए, उस एग्रीमेंट, सिर्फ एग्रीमेंट एग्रीमेंट हो गया, उससे ऊपर कोई काम कर दिया, तब वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जाएगा। एक्सप्लेनेशन, इट इज इमेटेरियल, यह इमेटेरियल है वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो इलीगल एक्ट हुआ है कि वही अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट था या नहीं था, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। Number two, whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense is punishable with death, imprisonment for life और rigorous imprisonment for a term of 2 साल या 2 साल से ज्यादा। ठीक है जी, डेथ को अंडरलाइन कर लो, लाइफ को अंडरलाइन कर लो, रिगरस को अंडरलाइन कर लो, ठीक है जी, 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा हो सकती है। शेल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन संहिता फॉर द पनिशमेंट फॉर सच कॉन्स्पिरेसी बी पनिश इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। या फिर उन वाले ऑफेंस की बात कर रहे हैं जिसमें कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है कॉन्स्पिरेसी की, तो अबेटमेंट के जैसी सजा दे दी जाएगी, यानी वही सजा दे दी जाएगी। अदर देन ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल एज अफोरसेड, जो ऊपर जो फॉल नहीं होते हैं, ठीक है जी, अगर नीचे वाले ऑफेंसेस है तो उसमें कितनी पनिशमेंट है, इधर फॉर अ टर्म व्हिच में एक्सीड 6 महीने और विद फाइन विद बोथ। जैसे छोटा मोटा होगा मारपीट यस, देखो ऊपर ए में क्या लिखा हुआ है कि अगर कॉन्स्पिरेसी कर दी है कोई ऑफेंस करने के लिए, जो ऑफेंस के अंदर डेथ की सजा है, लाइफ की सजा है, या रिगरस इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा है, ठीक है ना, तो कैसा समझा जाएगा, अबेट कर दिया, और अबेटमेंट के थ्रू सेम पनिशमेंट मिल जाएगी। ये भी तो रिप्लेस इम्प्रिजनमेंट फॉर हाँ हाँ टर्म ऑफ बिल्कुल। 2 इयर्स है। अगर ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया जिसके अंदर ये सजाएं हैं, तो फिर कॉन्स्पिरेटर को कैसी सजा मिलेगी, अबेटर की जैसी सजा मतलब मिलेगी। सेम मिलेगी। यस, और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो 2 साल तक की या 2 साल से ऊपर की सजा में नहीं आता है, ठीक है ना, 2 साल से ऊपर की सजा में नहीं आता है, तो फिर 6 महीने की, फिर बी में सजा मिलेगी उसको। ठीक है, अटेम्प्ट में आ जाओ, सीधी सिंपल सा, जब कभी भी कोई भी अटेम्प्ट करता है to commit an offense punishable by this Sanhita with imprisonment for life or imprisonment, or to cause such an offense to be committed, and such attempt does any act towards the commission of the offense shall, where जहां पर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं बना है इस संहिता के अंदर पनिशमेंट के लिए ऑफ सच अटेम्प्ट के, उसको पनिश किया जाएगा with the imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life। ठीक है जी, और एज द केस में यदि कोई दूसरा केस है तो 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट प्रोवाइडेड इन दैट ऑफेंस, और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, और विद बोथ। सीधी सिंपल सी बात है। देखो दो प्रकार के ऑफेंस आते हैं अटेम्प्ट में। अटेम्प्ट में एक तो वो ऑफेंस आता है जिसके अंदर स्पेसिफिक सजाएं इस संहिता के अंदर बनाई गई, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, अटेम्प्ट टू कमिट डेकोइटी, तो स्पेसिफिक ऑफेंस ही बना रखी है। अगर अटेम्प्ट वो वाले में अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है तो वो जो अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शन के अंदर जो सजा है वही मिलेगी। लेट्स से ऐसे ऑफेंस हुए हैं जिसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक सजाएं नहीं है, तो हाफ, और उसकी क्या है कि कौन सी सजा है, लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा है, तो हाफ ऑफ लाइफ यानी 10 साल। जैसे अटेम्प्ट टू चोरी है या किडनैपिंग है तो उनकी 1 हाफ दे देंगे। हाँ, 1/2 दे देंगे, और वो भी कौन सी, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। लॉन्गेस्ट जो इम्प्रिजनमेंट जैसे है सब बोलते हैं 2 साल की सजा बीच में एक्सटेंड टू 10 साल, 10 तो साल, 10 10 की साल बजाय किया। 5 दे देंगे हाँ, जो इसमें फंसेगा अटेम्प्ट में। यस, अटेम्प्ट में जो फंसी। और यदि मान लो किसी कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसकी स्पेसिफिक सजा मेंशन है संहिता के अंदर, तो फिर उस ऑफेंस वो की सजा अटेम्प्ट टू मर्डर हो सुसाइड वाला गया, है। अटेम्प्ट, हाँ, अटेम्प्ट टू सुसाइड हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू कमिट डेकोइटी हो गया। सुसाइड मतलब खुद नहीं अमेंड, वो है सर अटेम्प्ट, वो तो अटेम्प्ट नहीं अबेट, है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाला वो है। अटेम्प्ट सुसाइड तो खत्म ही कर दिया है। हाँ
अब तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है वो। ठीक हो गया, इलस्ट्रेशन देख लो। ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन ए बॉक्स, कैसे एक बॉक्स को खोलकर, एंड फाइंड्स आफ्टर सो ओपनिंग द बॉक्स, और डब्बे को खोल लेता है लेकिन क्या पाता है कि वो तो खाली है। ये he आया हुआ has था, done an act towards the commission of theft and therefore is guilty under this act। यही था, यही एग्जांपल था ज्वेलरी बॉक्स वाला, जो अच्छा मैं टेस्ट का पूछा था ना ठीक 2019 के पेपर में ठीक देखा है, था। मैं नीचे वाला आपको बता रहा था, देखो। A makes an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z's pocket. A fails in the attempt in consequence of Z having nothing in his pocket. A is guilty under this act। इस एक्ट के अंदर गिल्टी हो गया। ठीक है ना, जुडिशरी में क्या करते हैं, इसको एग्रावेट कर देते हैं, इसकी पॉकेट में वो गन, लोडेड गन डाल देते हैं, ठीक है जी, और फायर हो जाता है। बात वो कोई सिंपल अटेम्प्ट टू थेफ्ट का, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड भी नहीं बनेगा। ठीक हो गया, चलो। होगा सर इसका। आज का तो हो गया, जनरल एक्सेप्शन कर लिया हमने, हाँ अटेम्प्ट कर दिया, और अबेटमेंट कर दिया। अबेटमेंट, कंस्पिरेसी और अटेम्प्ट कर लिया अबेटमेंट हमने। के 2-4 सेक्शन रहेंगे, मर्डर के साथ करवा देना आप लोग। किसके? अबेटमेंट के 2-3 सेक्शन आगे हैं मर्डर के साथ। हाँ वो तो अबेटमेंट को वो प्रूव तो करेंगे, स्पेसिफिक होगा, वो तो स्पेसिफिक ही करेंगे हम। ठीक है ना, पनिशमेंट भी अलग है। हाँ क्योंकि उस किस में आ जाएंगे, वो तो ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी आ जाएंगे। वो तो जहां जिस सेक्शन में पनिशमेंट है वो तो हमने करना करना है, जिसमें पनिशमेंट नहीं है, जो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है, उनको नहीं पड़ेंगे। टेररिज्म में ये 113 पड़ेंगे। हाँ 111 12 13 तीनों पड़ेंगे। वो भी आ गया ना। सही है सर, कम से कम इसमें बीएनएस पीएनएस वो नहीं है, बीएनएस से ज्यादा है। क्रिमिनल नहीं पड़ जाएगा अगर एक ढंग से कर लिया बढ़िया हो जाएगा वो। ठीक है ना, और बीएनएस जो है वो थोड़ा सा आत्मसात भी हो तो। जाएगा। क्वेश्चन पेपर कर रहा हूँ मैं ज्यादातर, मतलब ये सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं ज्यादातर प्रॉब्लम ना वो पीआईएल वाले में। जूरिस्प्रूडेंस के क्यों होने लगे? होने लगे, निकले नहीं थे। जूरिस्प्रूडेंस के होने लगे, लेकिन पीआईएल के ना एक आधे का ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं कई क्वेश्चन में। कैसे एसेशन वाले हैं कैसे? नहीं, ऑप्शन हम लोग अलग दुनिया के क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। एक लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट है, अच्छा अच्छा अच्छा। किसने बोल दिया है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। उसमें खैर लिखवाए तो हैं काफी सारे राइटर, बट ये ध्यान रखना आईपीएल, सॉरी आईपीएल ही है बेसिकली, पीआईएल, पीआईएल। और जो जूरिस्प्रूडेंस के जो कथाकार हैं या फिर जो Mixed प्रोफेसर हैं ना, वो लगभग मिलते जुलते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस वाले तो हो जाते हैं, उनके अलग समझ में आ जाते हैं, तो थ्योरीज में जितने कर रखते हैं पीआईएल के साथ मिला देंगे, कोई अजीब सी तो बात है कि किसने कर रखी है, फिर वो छोड़ने ही पड़ेंगे कैसे। दिखाना है कब? ठीक है, हम सर्कल कर रखते हैं। हाँ एक आधा दिखाना, ठीक है ना। मान लो मैं एक बार और सर्च करूंगा, मान लो कुछ और एडिशनली मिलता है तो उसको भी निपटा लेंगे। फिर वो क्वेश्चन देख के ऐसे देखते हैं उसके बाद। हम्म, देखते हैं, आप वो निकाल लो क्वेश्चन, ठीक है ना, वो देखते हैं, क्योंकि अभी तो अपने को सर्कल करता जा रिवीजन रहा भी हूँ करना है। सारे, कलकत्ता क्या कह रहे हो? सर्कल करता जा रहा हूँ। हाँ करो करो सर्कल।